क्वेस्ट ऑफ क्वांट सीरीज 2022 में आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर। देखो, पहले मैं बताता हूं कि पहले एग्जैक्टली हम क्या क्या करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, फिर उसमें सिंपल इंटरेस्ट में जो भी कुछ टर्म्स होते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स जिससे हम सवालों को क्विकली कर सकते हैं। जैसे डबल ट्रिपल पे सवाल आते हैं, डबल ट्रिपल पे आते हैं, फिर नंबर में दे दिया जाता है, जैसे 6 टाइम्स हो गए, 5 टाइम्स हो गए। इस तरीके के सवालों को हम क्विकली कैसे कर सकते हैं। फिर कुछ इस तरीके के सवाल आते हैं, फिर हम उनमें रिलेशन देखेंगे कि एग्जैक्टली वो कैसे होते हैं और कितने परसेंटेज से बढ़ते हैं, किन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम प्रिंसिपल और रेट परसेंट निकाल सकते हैं। फिर हम बात करेंगे सीआई के ऊपर। सीआई में फिर हम देखेंगे सीआई के बीच का रिलेशन, फिर फैक्ट्स ऑफ सीआई के देखेंगे हम सीआई के बारे में कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि सीआई के बारे में आपको मालूम होने चाहिए। फिर हम देखेंगे जो लर्निंग रहेगा सीआई के बारे में, जो इंपॉर्टेंट लर्निंग है उसको जानेंगे। फिर सीआई कंपाउंडिंग के बारे में जानेंगे और उसके बाद डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर 2 इयर्स एंड 3 इयर्स के बारे में थोड़ा सा रिलेशन पे हम चर्चा करेंगे। फिर ये कुछ वैल्यू है जो आपको याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, ये याद पता होना चाहिए। फिर लास्ट में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हम सीआई को कैलकुलेट कैसे करते हैं। और देखो, सीआई कैलकुलेट करने के जो 4 तरीके हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब देखो, इसमें बहुत सारी चीज और भी आता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे जो तुमने पढ़ा होगा। आई थिंक उसको बोलते हैं, एक होता है वो गोल्डन रेशियो जो बोला जाता है, रेशियो मेथड 3:2:1, वो सब जो फालतू की चीजें होती हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। फिर एक ट्री मेथड बोला जाता है। तो देखो, ये सब मेथड बेसिकली होते क्या है, कहाँ से निकल के आता है, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं सीआई के, हम सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। ठीक है, एक एक करके हम करेंगे और उसके बाद फिर हम सवाल लगाएंगे। शुरुआत करते हैं, पहले हम एसआई से शुरुआत करते हैं। तो देखो, बेसिकली एसआई होता क्या है। तो देखो, मैं शुरू कर रहा हूं। तो देखो, एसआई का एक हमने बचपन में ही फॉर्मूला पढ़ा होता है, आई एम श्योर तुमने भी पढ़ा होगा। 8, 9, 10th में एक फॉर्मूला होता है एसआई का, और वो क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये हमने बचपन में पढ़ा होता है 8, 9, 10th में। आई थिंक आई एम श्योर तुमने भी पढ़ा होगा। तो देखो, इसी फॉर्मूला को हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं और हम इसको कैसे अच्छे से समझ सकते हैं। देखो, 1/100 परसेंटेज का वैल्यू क्या होता है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100। तो यहां भी जो 1/100 हमें दिख रहा है, हम उसको परसेंटेज के टर्म में लिखना चाहते हैं। देखो, यहां से क्या बनेगा, P, और मैं इसको अगर 1/100 को परसेंटेज में लिख दूं तो ये क्या बनेगा, R इंटू टी का वैल्यू बनेगा। तो यहां देखना, एसआई के बराबर हम यहां से क्या लिख सकते हैं, P इंटू, हम इसको कहेंगे RT परसेंट। तो यही बेसिकली एसआई का मतलब होता है कि किसी भी चीज को, यहां देखो P है, और P को जब हम P का जब हम RT परसेंटेज निकालते हैं तो वही होता है एसआई के बराबर। देखो, इसको थोड़ा सा और मैं समझाना चाहता हूं। देखो, जैसे माना कि यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल है कोई, ठीक है, ये कोई प्रिंसिपल था, और जब इस वैल्यू को हम RT परसेंटेज से बढ़ाते हैं, और जहां पे R और T क्या है, R बराबर होता है रेट और T बराबर है टाइम, जो कि आपका ईयर में होता है। टाइम किसमें है, ईयर में। और यही वैल्यू जब हम प्रिंसिपल को RT परसेंट से जब बढ़ाते हैं, यानी उसमें हम प्लस करते हैं उस परसेंटेज वैल्यू को, तो हमें मिलता है अमाउंट। और यही RT परसेंट जो होता है, ये क्या कहलाता है, सिंपल इंटरेस्ट। यही है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो बहुत ही आसान चीज है। और देखो, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे माना कि दोस्त कोई प्रिंसिपल है और इस पे रेट दिया हुआ है 5%, रेट बराबर दिया हुआ है 5%, टाइम दिया हुआ है 10 साल। तो देखना यहाँ कितना RT परसेंट बनेगा, तो आप बोलोगे 5 इंटू प्लस इसमें करना पड़ेगा 5 इंटू 10, यानी 50% से जब इस वैल्यू को हम बढ़ाएंगे तो देखना हमें अमाउंट मिलेगा, ये 300 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि अमाउंट का मतलब क्या, कितना हो गया, अमाउंट इस केस में हो गया 300, और सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, तो RT परसेंटेज था 50%, यानी इस वैल्यू में जब 100 जुटा है तो ये 300 बना है, तो हमारा जो एसआई बनेगा वो 100 बनेगा। बस, तो यही है सिंपल इंटरेस्ट। बहुत ही सिंपल सी चीज है, छोटी सी बात है। देखो, हम आगे देखते हैं हमारे पास और क्या है। देखो, ये क्या है, अमाउंट n टाइम्स। मतलब क्या होगा, हमारा अमाउंट जो है वो n टाइम्स हो जाएगा। जैसे n की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले केस में डबल, जैसे यहाँ पे p है, और ये क्या होगा, अमाउंट जो है हमारा p की जगह डबल बोल रहा है, इसका मतलब 2p मिलेगा हमें। तो और हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे बढ़ता है, तो प्लस RT परसेंटेज से ये वैल्यू कुछ बढ़ा होगा। तो अब हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो RT का जो वैल्यू है, हमारा जो RT का वैल्यू है वो 100% बढ़ा है।
क्यों? क्योंकि P से 2P हो गया, मतलब जो इंक्रीज है वो 100% का इंक्रीज है। यहां से क्या बोलेंगे, हमारा RT का जो वैल्यू है वो 100% के बराबर है। अब देख लो, डबल रहेगा तो 100% बोलेंगे, ट्रिपल रहेगा तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो RT का वैल्यू है, देखो ये P से हो जाएगा 3P के बराबर, यानी जो हमारा RT का वैल्यू बनेगा वो 200% के बराबर बनेगा। बस अब देखते हैं, सवाल करते हैं इस पे बेस्ट। देखो बोल रहा है इन 20 years a sum of amount double itself so find rate percentage। यहाँ देखो बोल रहा है कि डबल हो गया 20 years में, तो हमारा RT का वैल्यू मुझे पता है कितना हो गया, डबल हो गया, मतलब 100% का इंक्रीज है, और टाइम दिया हुआ है 20 years, T का वैल्यू दिया हुआ है, R का वैल्यू हमें निकालना था, तो R का वैल्यू यहाँ से क्या बोलोगे, डिवाइड करोगे 100 में से 20 को, ये मिल जाएगा 5% के बराबर। इस केस में क्या होगा, इफ अ सम ट्रिपल इटसेल्फ इन 10 years फाइंड द रेट परसेंटेज। ट्रिपल हो गया इसका मतलब क्या बोलोगे कि RT का जो वैल्यू है वो ट्रिपल हो गया, इसका मतलब 200% का इंक्रीज है, 200% हो गया। T का वैल्यू दिया हुआ है 10%, और T का वैल्यू 10 ईयर्स दिया हुआ है, R का वैल्यू मुझे चाहिए था, देखो 200% हो गया, R का वैल्यू कितना मिल गया, 20% के बराबर मिल गया। तो ऐसे ही केसेस में और कब कल को ये 5 टाइम्स 6 टाइम्स इस तरीके के वैल्यू भी दे सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ डबल ट्रिपल दे। जैसे मतलब मान लेते हैं हम 6 टाइम्स बोल दिए कोई वैल्यू हो गया, P से ये वैल्यू हो चुका है 6P के बराबर, यानी यहां से क्या बोलेंगे कि RT का जो वैल्यू है वो 500% के बराबर है। अब मान लिए टाइम दिया हुआ रहेगा या रेट दिया हुआ रहेगा, मान लेते हैं रेट दिया हुआ था इस केस में कि R 10% है, तो टाइम का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 500 है, 500% है, T का वैल्यू देखो मिल गया 50 ईयर्स। तो ऐसे केसेस में हम निकाल सकते हैं, चाहे वो कितना भी टाइम्स कर दे, अमाउंट n टाइम्स करेगा, तो हम ऐसे इस केसेस में RT का वैल्यू देकर के निकाल सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट के केस में। चलो हम आगे देखते हैं। देखो ये सवाल क्या बोल रहा है, इफ प्रिंसिपल बिकम्स 25 by 16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू टाइम पीरियड इन मैग्नीट्यूड, फाइंड रेट एंड टाइम। देखो यहां से क्या हो गया, P था और ये अब हो चुका है प्रिंसिपल बिकम्स 25 by 16 P के बराबर हो चुका है। यहां से हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो RT परसेंटेज है, इंक्रीज कितना है, तो देखो ये 25 by 16 टाइम्स है, इसका मतलब इंक्रीज कितने का हुआ है, इसमें से तुम 1 माइनस करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा 9 by 16 का इंक्रीज है। तो हम यहाँ से RT का वैल्यू क्या बोलेंगे, देखो ये परसेंटेज है, मैं परसेंटेज हटा रहा हूँ, RT का वैल्यू बोलेंगे हम, नीचे में परसेंटेज डाल रहा हूं मैं, 9 by 16। देखो यहाँ से कैंसिल आउट करना पड़ेगा कुछ, 4 से डिवाइड करो 25 टाइम्स जाएगा, 4 से ये 4 टाइम चला जाएगा, और देखो क्या मिल जाएगा, RT का वैल्यू हमें मिल गया और 25 इंटू 9 अपॉन 4 के बराबर। यहां से देखो R और T बोला है मैग्नीट्यूड में सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ जो रेट है और टाइम का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। इसका मतलब यहां से क्या बोलेंगे, मैं T को R की जगह ही लिख रहा हूं, तो यहां से R स्क्वायर का वैल्यू क्या बोलोगे, 5 इंटू 3 अपॉन 2 के बराबर। यहाँ कितना मिल गया, 15 by 2, जिसको हम बोलते हैं 7.5% का वैल्यू, और यही तुम्हारा टाइम भी हो जाएगा, टाइम का वैल्यू कितना हो गया, 7.5 ईयर्स के बराबर। ठीक है, ऐसे केसेस को हम इस तरीके से RT का वैल्यू लिख करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ये अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, प्रिंसिपल कुछ दिया हुआ है, फिर बोल रहा है 1 ईयर इंक्रीज हुआ, 2 ईयर इंक्रीज हुआ, उसके बाद ये वैल्यू 400 हो चुका है, फिर से कुछ इसमें इंक्रीमेंट हुआ, फिर से कुछ इंक्रीमेंट हुआ, और ये 600 के बराबर हो गया। तो पूछ रहा है फाइंड द प्रिंसिपल एंड रेट परसेंट। देखो यहां से एक चीज हमें पता है कि SI कभी बदलता नहीं है, मतलब अगर कुछ SI मैं बोलूं अगर कि X इंक्रीज हुआ है पहले साल में, तो दूसरे साल में भी वो X का ही इंक्रीज होगा, तीसरे साल में भी X का ही इंक्रीज होगा, और चौथे वर्ष में भी X का ही इंक्रीज होगा। अब यहां से देखो ये वैल्यू 400 से 600 हो गया, इसका मतलब प्लस 200 है, इसका मतलब जो हमारा प्रिंसिपल जो रहा होगा, प्रिंसिपल में ये वैल्यू जो है 200 का इंक्रीज होकर के ही ये 400 बना हो, क्योंकि ये 2 सालों के बाद अगर 600 हो गया तो ये 2 सालों के बाद 400 हो रहा है, इसका मतलब जो हमारा प्रिंसिपल रहा है वो देखो कितना रहा है, प्रिंसिपल हमारा 200 मुझे पता चल गया। अब देखो क्या है, देखो हर एक साल का मुझे इंटरेस्ट मुझे मालूम चल गया कि ये 2x का वैल्यू अगर 200 है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, हर एक साल का जो इंक्रीज हो रहा है वो 100 रुपए के बराबर है। अब यहाँ से क्या बोलोगे, रेट परसेंट अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, जितने का इंक्रीज हो रहा है अपॉन में प्रिंसिपल करूंगा। यहाँ से देखो 1/2 आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं 50% के बराबर। परसेंटेज निकालने के लिए बेसिकली 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये हो गया तुम्हारा परसेंटेज 50%। तो R का वैल्यू क्या बोलोगे, 50%। इस केस में R का वैल्यू मुझे 50% मिला। ठीक है, चलो हम आगे देखते हैं और क्या है। अब देखो हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे हम।
देखो सीआई को समझने के लिए मैं एक वैल्यू लिखूंगा और उसके बाद हम कंपेयर करेंगे कि सीआई कैसे बिहेव करता है और एसआई कैसे बिहेव करता है। देखो मान लीजिए ये वैल्यू है 100, इसमें मैं हमेशा 10% का इंक्रीज कर रहा हूँ। ये फर्स्ट ईयर मैंने 10% का इंक्रीज किया, तो देखो यहाँ से वैल्यू कितना बढ़ेगा, वो 10 का बढ़ेगा और ये वैल्यू हो जाएगा 110 के बराबर। फिर से देखो अगर मैं 10% का इसमें इंक्रीमेंट करता हूँ तो यहाँ कितना वैल्यू बढ़ेगा, इसका 1/10 करोगे तो ये +11 का वैल्यू बढ़ेगा और ये हो जाएगा 121 के बराबर। फिर से मैं अगर 10% का इसमें इंक्रीज करूं तो देखो यहाँ कितना बढ़ेगा, +12.1 का इंक्रीमेंट होगा और ये वैल्यू हो जाएगा 133.1 के बराबर। लेकिन वही अगर मैं एसआई की बात करता, ये सीआई है और ये सीआई है हमारा और ये एसआई है, ये वाला। तो कोई एसआई में अगर हम +10% करते हैं वैल्यू को, तो ये देखना +10 बढ़ेगा और ये कितना हो जाएगा, अमाउंट हमारा 110 हो जाएगा। दूसरे ईयर भी अगर हम एसआई निकालेंगे तो ये वैल्यू +10% होगा, लेकिन ये कैलकुलेट किस पे होगा, ये हमारा प्रिंसिपल पर ही कैलकुलेट होगा और ये यहां भी हमें +10 ही मिलेगा और हमारा वैल्यू 120 होगा दूसरे साल भी। तीसरे साल में भी अगर मैं इस पे +10% करूं तो हमारा जो कैलकुलेशन बनेगा वो किस पे बनेगा, हमारा प्रिंसिपल पे ही बनेगा और हमें जो है सेम नंबर यानी +10 का ही इंक्रीमेंट मिलेगा और ये 130 के बराबर होगा। तो देखो एसआई और सीआई में डिफरेंस क्या है कि हमारा जो वैल्यू होता है एसआई में वो हमेशा प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है, जो परसेंटेज कैलकुलेशन हो रहा है। लेकिन सीआई में क्या होता है, हमारा जो भी परसेंटेज कैलकुलेशन है वो अमाउंट पे कैलकुलेट होता है। यहां देखो हमने प्रिंसिपल पे कैलकुलेट किया, दूसरे साल से देखो 10% अमाउंट पे कैलकुलेट होने लगा, 11 मिला। फिर देखो इस पे हमने अमाउंट पे कैलकुलेट करा और ये 121 पे 10% बढ़ाया तो 133.1 मिला। तो यहां से हम सीआई और एसआई के बीच का डिफरेंस देख सकते हैं कि सीआई जो होता है हमारा, सीआई हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, तो वो हमें हमेशा अमाउंट पे कैलकुलेट होता है और एसआई किस पे कैलकुलेट होता है, तो हमारा प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है। आई थिंक ये बहुत ही छोटी सी बात है और ये आपने बचपन से पढ़ा होगा। अब देखो हम यहां से एक सवाल के थ्रू देखते हैं बेसिकली और हम क्या इसमें से लर्न कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर आपने इसमें इंक्रीमेंट किया, सेकंड ईयर फिर से एक ईयर का इंक्रीमेंट किया और ये वैल्यू हो गया 2000 के बराबर। फिर देखो इसमें एक साल का कुछ इंक्रीमेंट हुआ है और ये वैल्यू 2400 हो गया है। तो हमें क्या बताना है, फाइंड हेयर प्रिंसिपल एंड रेट परसेंटेज इन। पहला इसको एसआई का केस मानते हुए बताना है प्रिंसिपल और रेट परसेंटेज, दूसरा इसको सीआई का केस मानते हुए बताना है प्रिंसिपल और रेट परसेंटेज। तो देखो पहले वाले को हम कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए ये एसआई का वैल्यू होता, तो मान लीजिए ये एसआई से बढ़ रहा है, तो देखो मैं क्या बोलूंगा कि अगर एक ईयर में एसआई से कोई चीज 400 से बढ़ गया, 2000 से देखना ये वैल्यू हो गया 2400, 400 से बढ़ा, इसका मतलब 2 साल में कितने का इंक्रीमेंट हुआ होगा, यहां से देखो 2 साल बढ़ के आ रहा है, तो दो टोटल 2 ईयर का इंक्रीमेंट इसमें कितना होगा 800 का। तो अगर कोई वैल्यू 800 से इंक्रीज होकर 2000 हो गया, इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा कि प्रिंसिपल जो है हमारा वो कितना है, 800 से इंक्रीमेंट होने के बाद 2000 है, इसका मतलब प्रिंसिपल मेरा 1200 है। अब देखो रेट चाहिए मुझे, तो मुझे पता चला हर एक साल जो इंक्रीमेंट लग रहा है वो 400 का, प्रिंसिपल ये है, तो 1/3 मुझे दिख रहा है रेट परसेंटेज, जिसको मैं बोलता हूँ 33.33%। तो ये हो गया हमारा एसआई का कैलकुलेशन। एसआई में हमें प्रिंसिपल और रेट परसेंटेज दोनों मिल गया, प्रिंसिपल कितना मिला 300, रेट परसेंटेज मुझे मिला 33.33। अब देखो अगर मैं इसको सेकेंडली मैं इसको मानता हूं अब दूसरे केस में कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है, तो मैं देखूंगा अगर कोई वैल्यू 2000 से 2400 हो गया, इसका मतलब इंक्रीमेंट कितने का दिख रहा है मुझे, मैं बोलूंगा कि 20% का इंक्रीमेंट दिख रहा है मुझे। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि रेट परसेंटेज तो हमारा 20% हो गया। अब देखो अगर मुझे निकालना है, मेरे को अगर प्रिंसिपल निकालना है, तो मैं क्या बोलूंगा, यहां मेरे पास कुछ प्रिंसिपल था, उसको 6/5, 20% का इंक्रीज का मतलब क्या होता है, पहले साल का इंक्रीमेंट 6/5, फिर दूसरे साल का इंक्रीमेंट 6/5 और ये वैल्यू मुझे दिख रहा है 2000 के बराबर। यहां से मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रिंसिपल, क्या वैल्यू मिलेगा 25 इंटू 2000 अपॉन 36 और ये वैल्यू मेरा प्रिंसिपल होगा। ठीक है, मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं क्योंकि डेसिमल में वैल्यूज मुझे दिख रहा है, डेसिमल में आ जाएगा, 3 का कोई मल्टीपल नहीं है, तो मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, बट ये मेरा वैल्यू बनता प्रिंसिपल का। ठीक है, अच्छा खासा बड़ा ये वैल्यू है, 1500-1600 के आसपास का वैल्यू जाएगा ये। तो देखो ये है डिफरेंस जब हम एसआई पे कैलकुलेट करते हैं और ये जब हम सीआई पे कैलकुलेट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं यहां से समझ में आया होगा कि बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा कैलकुलेट होता है तुम्हारा अमाउंट के ऊपर, एसआई किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, हमेशा हमेशा प्रिंसिपल के ऊपर। अब देखो कुछ फैक्ट है सीआई के, उसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे देखो ये 100 था, इस पे जब हम +10% का इंक्रीज करते हैं
और यहाँ देखना प्लस कितने का इंक्रीज हो रहा है, 10 का, तो ये वैल्यू बनता है 110। फिर से मैं इसको प्लस 10% का इंक्रीज करूँ तो ये वैल्यू बनता है 121। यहाँ इंक्रीमेंट हो रहा है प्लस 11 का। यहाँ से देखो प्लस 10% का इंक्रीज करेंगे, यहाँ वैल्यू बढ़ेगा प्लस 12.1 का। यहाँ भी प्लस 10% का इंक्रीज करूँ मैं तो ये वैल्यू बढ़ जाएगा देखना 13.1 का, 13.31 का। अब देखो यहाँ से हम क्या बोलेंगे बेसिकली, इसमें फैक्ट्स क्या है, दो चीज जो दो इंपॉर्टेंट लर्निंग है, वो क्या है, पहला चीज कि हमेशा अमाउंट जो है हमेशा रेट परसेंट से इंक्रीज करता है, अमाउंट ऑलवेज ग्रो, अमाउंट ऑलवेज ग्रोज वाई रेट परसेंटेज, आर परसेंट, ठीक है। और दूसरी चीज यहां से हम क्या बोलेंगे, अब देखो ये इंटरेस्ट है हमारा, पहले साल में 10 इंटरेस्ट मिला, दूसरे साल में देखो 11 का इंटरेस्ट मिला, देखो तीसरे साल में 12.1 का इंटरेस्ट मिला, चौथे साल में 13.31 का इंटरेस्ट मिला। देख रहे होगे तुम कि 10 से 11 हो गया, यहां भी देखो 10% का इंक्रीज है। मैं सिर्फ इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। पहले केस में हमारा इंटरेस्ट पहले साल में 10 था, दूसरे केस में दूसरे साल में 11 हो चुका है। इसका मतलब ये वैल्यू देखना कितने परसेंट से इंक्रीज कर गया, 10% से, क्योंकि हमने जो हमारा अमाउंट था उसको 10% से इंक्रीज करा, तो हमारा इंटरेस्ट भी 10% से इंक्रीज करा है। यहां भी देखो 10% का इंक्रीज तुम देख सकते हो 1.1 का, यहां भी देखो 10% का इंक्रीज तुम देख सकते हो। तो हम क्या बोलेंगे कि इंटरेस्ट भी हमेशा, इंटरेस्ट ऑल्सो ऑलवेज ग्रोज वाई रेट परसेंटेज, ठीक है। यहां से दो लर्निंग इंपॉर्टेंट है कि अमाउंट भी हमेशा आर परसेंट से ग्रो करता है, जैसे तुम देख सकते हो 110 से ये वैल्यू 121 हो चुका है, 121 से 10% का ग्रो करके 133.1 हो चुका है, फिर उससे 10% का इंक्रीज करके ये 146.41 हो चुका है। इंटरेस्ट में भी हम देख रहे हैं कि पहले साल मुझे 10 का इंटरेस्ट मिला, दूसरे साल में 11 का इंटरेस्ट मिला, फिर 12.1 का इंटरेस्ट मिला, फिर 13.31 का इंटरेस्ट मिला। तो यहां से हम दो बात क्या बोलेंगे कि अमाउंट हमेशा आर परसेंट से ग्रो करेगा, इंटरेस्ट भी हमेशा आर परसेंट से ग्रो करेगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं ये बातें क्लियर हुआ होगा। देखो यहां से कुछ सवाल है, एक बेसिक सा सवाल है, मैं उस पर करता हूं। देखो क्या बोल रहा है, इफ ऑन ए प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑन सेकंड ईयर इज 120 एंड द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर इज 144, फाइंड द रेट परसेंटेज एंड प्रिंसिपल। देखो यहां से ये प्रिंसिपल है और यहां से कुछ परसेंटेज का ये वैल्यू बढ़ा होगा, और ये हमारा I1 है। ये फर्स्ट ईयर में अगर इसको लिखूं, यहां कुछ I1 मिला होगा, फिर से मैं अगर इसको सेकेंड ईयर में बढ़ाता हूं, इसको यहां से इसको 2 ईयर भी बोल सकते हैं हम, ये सेकेंड ईयर का बेसिकली ग्रोथ है। तो यहां देखो इंटरेस्ट जो मुझे दिया हुआ है वो सेकेंड ईयर का 120 दिया हुआ है, फिर अगर मैं इसको थर्ड ईयर भी बढ़ाता हूं तो यहां इंटरेस्ट मुझे दिया हुआ है 144 का। अब देखो यहां मैंने पिछले ही केस में बताया कि इंटरेस्ट जो है हमेशा, इंटरेस्ट हमेशा आर परसेंट से ग्रोथ करता है, इंटरेस्ट ऑल्सो ऑलवेज ग्रोज बाय आर परसेंटेज। यहां से हमने देखा था कि पहले ईयर का इंटरेस्ट 10 था, फिर 11 हो गया, फिर 12.1% हो गया, फिर 30.31% होगा। तो यहां से भी हम क्या बोलेंगे कि इसका सेकंड ईयर से थर्ड ईयर ग्रोथ भी जो होगा वो आर परसेंट का ही होगा। तो हम यहां से देख सकते हैं ये कितना परसेंटेज है, ये वैल्यू देखना, देखो ग्रो कितना हुआ है, 120 से 144 हो गया, यानी 24 का ग्रोथ है कितने के ऊपर, तो 120 के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं 1/5, यानी यहां से मुझे दिख रहा है 20% का ग्रोथ। या फिर आप डायरेक्ट भी देख सकते हो कि 24 का इंक्रीज है 120 के ऊपर, 20% का इंक्रीज दिख रहा होगा, 12 इंटू 2 होता है 24। तो यहां से क्या बोलेंगे कि 20% का इंक्रीज हो गया, इसका मतलब हम रेट निकाल सकते हैं, यहां से ये हो गया 20% का रेट है। अब देखो प्रिंसिपल निकालना है तो वो भी हम कर सकते हैं कि ये देखो, अब ये देखो 120 भी कैसे आया होगा, तो 120 भी 20% के इंक्रीज से आया होगा। जो I1 है इसमें जब ये 20% जोड़ा गया है प्लस 20%, तब ये देखना 120 हो गया। इसका मतलब I1 का वैल्यू कितना रहा होगा, अगर मुझे तो डायरेक्ट दिख रहा है कि I1 का वैल्यू जो रहा होगा वो 100 के बराबर होगा, क्योंकि 100 में ही 20% जोड़ोगे तो 120 बनेगा। लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे भी लिख सकते हो कि ये I1 है, इस वैल्यू को 6/5 करेंगे, क्योंकि किसी भी वैल्यू को 20% से इंक्रीज का मतलब 6/5 करना होता है। तो ये वैल्यू बन गया 120 के बराबर, 6 से डिवाइड करो 20 टाइम्स जाएगा, I1 का जो वैल्यू है यानी पहले साल का जो इंटरेस्ट है वो 100 रहा होगा। देखो मुझे पहले साल का इंटरेस्ट भी मुझे मिल गया कि ये 100 के बराबर हो गया। अब देखो प्रिंसिपल हमारा कुछ है और रेट मुझे पता है कि रेट जो है वो 20% है। अब यहां से क्या हम बोलेंगे कि P का 1/5, क्योंकि 1/5 का ही तो पहले वैल्यू बनेगा ना, P का 20% का ही वैल्यू दिया हुआ है 100 के बराबर, यानी P जो हमारा रहेगा वो 500 के बराबर रहेगा। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि P का 20% का जो वैल्यू है वो 100 के बराबर दिया हुआ है, यानी P जो है तुम्हारा वो 500 के बराबर है। तो यहां से इस केस में हमने क्या निकाल लिया कि P है हमारा 500 और R का वैल्यू हमारा 20%।
अब देखो यहां से मैं तीन बातें बोलूंगा। पहला तो ये मुझे पता चला कि अमाउंट हमेशा R% से ग्रो करेगा, दूसरा इंटरेस्ट हमेशा R% से ग्रो करेगा, और तीसरी बात क्या है कि जब भी हमें सक्सेसिव दिया हुआ रहे, सक्सेसिव में अगर वैल्यू सक्सेसिव ईयर का इंटरेस्ट दिया हुआ रहेगा, सक्सेसिव ईयर का इंटरेस्ट, ये बातें तुम कॉपी में नोट डाउन कर लेना कि सक्सेसिव ईयर का इंटरेस्ट दिया हुआ रहेगा तो हम वहां से आर का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी रेट परसेंट का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं ये क्लियर होना चाहता हूं कि ये तीन बातें तुम्हें समझ में आ रही होगी। चलो फिर मूव ऑन करते हैं। देखो आगे क्या है, ये वही लिखा हुआ है लर्निंग, जो तुम्हें यहां से लर्निंग क्या क्या मिला कि पहला, हमेशा जो है तुम्हारा जो अमाउंट है, क्या था, अमाउंट जो है हमेशा देखना R% से ग्रोथ होगा, A2 से A3 जाने में R% का ग्रोथ मिलेगा, अमाउंट हमेशा ग्रो करता है। ये पहला लर्निंग हो गया तुम्हारा कि अमाउंट हमेशा ग्रो करेगा R% से। ये दूसरा लर्निंग है कि इंटरेस्ट भी हमेशा R% से देखो ग्रो करेगा I2, फिर I2 में R% बढ़ाएंगे तो I3 मिलेगा, I3 में R% बढ़ाएंगे तो I4 मिलेगा। तीसरी बात क्या लिख सकते हो कि हमेशा सक्सेसिव सक्सेसिव ईयर का अगर दिया हुआ रहेगा, ईयर इंटरेस्ट, मैं इसको अगर लिखना चाहूं लैंग्वेज में तो ऐसे लिखूंगा, वी कैन गेट द रेट R% जो होता है Y सक्सेसिव ईयर्स इंटरेस्ट वैल्यू। मतलब अगर 2 साल का, जैसे इस केस में देखा, पिछले केस में तुमने देखा कि जैसे ही हमें सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट मिला तो मैं रेट परसेंट निकाल पाया। तो सिमिलर केस है यहाँ से तीन लर्निंग मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा। पहला कि प्रिंसिपल नहीं, अमाउंट, जो हमारा अमाउंट होता है वो हमेशा R% से ग्रो करता है, दूसरा इंटरेस्ट भी हमेशा R% से ग्रो करता है, और तीसरा कि अगर सक्सेसिव रेट परसेंट दिया हुआ रहेगा, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट दे दिया, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट दे दिया, तो हम वहां से, या फिर थर्ड का दे दिया, फोर्थ का दे दिया, तो हम वहां से रेट परसेंट का वैल्यू लिख पाएंगे। ठीक है, और अगर पॉसिबल बना तो हम वहां से प्रिंसिपल का भी वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं ये तीन बातें क्लियर हुआ होगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या है, आगे बात करता है CI कंपाउंडिंग की। बेसिकली देखो कंपाउंडिंग होता क्या है, कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, इसको हम साइकिल के रूप में या फिर टर्म्स के रूप में भी बोलते हैं, या तो हम इसको टर्म्स भी बोल सकते हैं या साइकिल के रूप में भी जानते हैं हम इसको, या फिर ये हमेशा ज्यादातर ईयर के फॉर्म में दिया हुआ रहता है। अब यहां देखो कंपाउंडिंग ईयरली की बात कर रहा है। अगर यहाँ पे तुम्हारा रेट परसेंट मान लिए R% कुछ रेट था, ये रेट को बोलो R%, देखो कंपाउंडिंग ईयरली है, मतलब सिर्फ एक साइकिल लगाना पड़ेगा तुम्हें, और टाइम हमेशा 1 साल की मैं बात कर रहा हूँ, टाइम बराबर 1 ईयर है। ठीक है, तो तुम्हें जो भी R% रहेगा सिर्फ एक बार ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये हाफ ईयरली की बात कर रहा है, और रेट कितना था तुम्हारे पास, R% था रेट। मैं यहाँ पे R% अंडरस्टूड होगा, आई थिंक R% लिखूंगा तो रेट परसेंट समझना। तो ये अगर R% है और हाफ ईयरली है और टाइम कितना है, 1 ईयर है, तो अब मुझे 2 साइकिल लगाने पड़ेंगे। ठीक है, मुझे 2 साइकिल लगाने पड़ेंगे। कैसे, ये R/2 मैं इसको करूंगा R/2%, और R/2% यहां लगेगा। अगर मैं एग्जांपल बोलूं, जैसे मैं अगर रेट को 10% बोलता हूं, टाइम मेरे पास दिया हुआ है 1 ईयर, और अगर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली बोला तो मुझे लगाना पड़ेगा 2 बार। जिस फ्रैक्शन से हम टाइम को डिवाइड करेंगे, देखो R हो गया, जो तुम्हारा टाइम है 1/2 हो गया, मतलब अगर 1/2 से हमने डिवाइड करा तो हम रेट को भी 1/2 से डिवाइड करेंगे, और ये बनेगा 5%। 5% का 2 साइकिल जाएगा 6 मंथ का, क्योंकि हाफ ईयरली है, यानी 6 मंथ का 2 बनेगा। ठीक है, 2 साइकिल इसको आप बोल सकते हो, या फिर 2 टर्म्स बनेंगे। अब देखो यहाँ पे क्वार्टरली की बात कर रहा है, अगर ये रेट R% था, टाइम अगर 1 ईयर था, तो क्वार्टरली की बात कर रहा है। अब देखो यहाँ पे 4 बनाने पड़ेंगे, देखो मैं बनाता हूं 1 2 3 4। अब यहां पे क्या होगा, R/4 करना पड़ेगा, R/4 रेट परसेंट बनेगा हमारा चारों साइकिल के लिए, R/4, और जो तुम्हारा ये ड्यूरेशन रहेगा वो 3 मंथ का रहेगा। ठीक है, 3 मंथ का रहेगा, 3 मंथ का ये भी रहेगा, और ये 3 मंथ का ये भी रहेगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं ये साइकिल समझ में आ रहा होगा। ये कैसे होता है, अब देखो ये क्वार्टरली था, मतलब टाइम को अगर मैंने 1/4 किया तो यही फ्रैक्शन से R को भी मल्टीप्लाई करा, देखो R/4 हो गया सब।
ठीक है, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए दिया हुआ क्या रहता है, ज्यादातर केसेस में ऐसे किया जाता है। जैसे रेट बोल देगा कि तुम्हारा रेट जो है वो 12% के बराबर है, और क्या बोलेगा कि टाइम जो है तुम्हारा, टाइम जो है 2 ईयर का है, और कंपाउंडिंग जो हो रहा है, कंपाउंडिंग क्या हो रहा है, कंपाउंडिंग 8 मंथली हो रहा है, 8 मंथली हो रहा है। मतलब हर 8 मंथ के बाद हमें सीआई लगाना है। तो देखो टाइम हमारे पास 2 साल है और 8 मंथली कंपाउंडिंग हो गया। तो पहले तो देखो कंपाउंडिंग कितना हो रहा है, अब देखो पहले तो 12 महीने का 1 साल होता है, अब ये 8 मंथली हो गया, मतलब इस फ्रैक्शन को 2/3 किया गया है। तो हम पहले रेट को कर लेंगे 2/3। तो रेट करने से हमें रेट परसेंटेज मालूम चल गया कि हमें रेट परसेंटेज जो हमारा होगा 2/3 इसको करोगे तो ये 8% का वैल्यू बनेगा, यानी रेट हमें हर बार 8% लेना है। अब देखो टाइम कितने बार जाएगा, 8 मंथली कंपाउंडिंग कर रहे हो, 2 साल का समय है, इसका मतलब 24 महीने का समय है, तो 3 बार जाना पड़ेगा, यानी अब हमारा 3 साइकिल बनेगा 8% का। मैं ये क्लियर करना चाहता हूं, यहाँ पे 8%, 8% और ये 8% का, ये 3 साइकिल जाएगा। और यहाँ पे ये टाइम की बात करोगे तो 8 मंथली है, तो ये 8 मंथ का ये ड्यूरेशन बनेगा, 8 मंथ का ये दूसरा ड्यूरेशन बनेगा, और ये 8 मंथ का तीसरा ड्यूरेशन बनेगा। जब हम इसको अच्छे से देखेंगे, जब हम इसको सवालों के थ्रू करेंगे तो और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगा वहां पे। चलो क्विकली हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बात कर रहा है, डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई की बात कर। देखो सीआई और एसआई के बीच का जो डिफरेंस होता है वो बनता कैसे है, मैं अभी दिखाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए रेट बराबर 10% दिया हुआ है, तो हमें सीआई में क्या करना पड़ता है उसी को, जैसे मान लिए और टाइम दिया हुआ है 2 साल, मैं 2 साल इमेजिन करके चल रहा हूं, 2 ईयर्स। तो बेसिकली एसआई में क्या होता है, एसआई में नॉर्मल नॉर्मल परसेंटेज लगता है, 10% है 2 साल का, इसका मतलब एसआई जो बनेगा 10 × 2 वो 20% बनेगा। लेकिन सीआई के केस में देखना क्या होता है, इसको हमें सक्सेसिव लेना पड़ता है। मैंने सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की बात करी थी जब मैं परसेंटेज पढ़ा रहा था, उसमें मैंने बताया था कि सक्सेसिव कैसे लिया जाता है। जैसे 2 बार लेना है तो +10%, और ये +10% करना पड़ता है 2 बार। तो इस केस में क्या होता है, +10% तो होगा और +10% होगा, लेकिन ये दोनों सक्सेसिव के रूप में रखा जाएगा। इसलिए इन दोनों का जो वैल्यू बनेगा, इसको हम 2 बार को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्स, इसको ऐसे बोलो, इसको मैं अगर x और y ये वैल्यू है तो क्या होता है बेसिकली, अब ये वैल्यू इक्वल है तो क्या होगा, 2 × 10 करना पड़ेगा, तो ये 20 बनेगा, और प्लस इन दोनों का स्क्वायर अपॉन 100 करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली बनेगा, जब इसका स्क्वायर करोगे तो 100 बनेगा, 1/100 करोगे तो ये वैल्यू बन जाएगा 21% के बराबर। तो बेसिकली डिफरेंस कहां आया, समझना इस बात को, ये तो हमेशा सेम रहेगा, ये 20 हमेशा सेम रहेगा, डिफरेंस सिर्फ यहां बनता है। तो इसी का मैं अगर डायरेक्ट फॉर्मूला अगर मैं बोलूं कि इसका बेसिकली ध्यान क्या रखना है, जब 2 साल की बात आती है तो उसके लिए एक फॉर्मूला छोटा सा ध्यान में होना चाहिए, और वो क्या होता है, वो होता है R²/100। यही परसेंटेज चेंज बनता है जब हम बात करते हैं CI - SI फॉर 2 ईयर्स के लिए, सिर्फ यही बनता है। जैसे अगर मैं रेट अगर ले लूं, अब R²/100 लिख दिया, तो अब परसेंटेज मत लिखो, इसको परसेंटेज लिखना पड़ेगा, R²/100% के लिए ये वैल्यू होता है। देखो आर में अगर लेता हूं, मान लिया 9% मैंने लिया, तो उस केस में क्या बनेगा, परसेंटेज में ये वैल्यू कितना डिफरेंस बनाएगा, वो बनाएगा 81/100, जिसको हम बोलते हैं 0.81 परसेंटेज का वैल्यू का डिफरेंस बनेगा। आर बराबर मान लीजिए मैंने 18 लिया, तो इस केस में CI - SI 2 ईयर्स के लिए जो डिफरेंस बनेगा प्रिंसिपल पर, वो कितना बनेगा, R²/100, जिसको हम क्या बोलेंगे, 324/100, जिसको बोलेंगे 3.24 परसेंटेज, किसका, तो प्रिंसिपल का। मतलब CI - SI फॉर 2 ईयर्स क्या बनेगा, 3.24 परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल, जो भी प्रिंसिपल रहेगा। अगर प्रिंसिपल 100 होता तो ये वैल्यू कितना बन जाता, 3.24 बन जाता, यही वैल्यू हो जाता। ठीक है, लेकिन ये तो बेसिकली फॉर्मूला क्या ध्यान में रखना है, CI - SI फॉर 2 ईयर्स के लिए बिल्कुल यही फॉर्मूला ध्यान में रखना है, R²/100 परसेंटेज। ठीक है, जब भी CI - SI 2 ईयर्स का केस बनेगा तो यहां से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं, दोनों के बीच का जो डिफरेंस बनेगा। अब देखो मैं बात करूंगा CI - SI फॉर 3 ईयर्स। देखो इसका फॉर्मूला मैं परसेंटेज के रूप में इसको भी बताता हूं, इसको ध्यान में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये 99.99 चांस है कि तुम ये पहली बार सुनोगे और ये कोई नहीं बताता। देखो इसमें परसेंटेज में क्या बनता है, ये होता है तुम्हारा 3 × CI - SI फॉर 2 ईयर्स, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होता है, जो CI - SI 2 ईयर्स होता है उस रेट परसेंट का, और इसमें जोड़ना पड़ता है प्लस RQ/10,000 के बराबर। ये होता है परसेंटेज चेंज,
जो परसेंटेज जो डिफरेंस बनता है तुम्हारा सीआई और एसआई के बीच में 3 साल के लिए। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल दूं, अगर मान लिया आर बराबर 10% मैंने लिया, तो अब देखना आर आर बराबर 10% है, तो तुम क्या बोलोगे, सी आई माइनस एस आई फॉर 2 ईयर्स के लिए क्या बनेगा डिफरेंस, वो तुम बोलोगे सी आई माइनस एस आई फॉर 2 ईयर्स के लिए परसेंटेज जो डिफरेंस बनता है वो बनता है आर स्क्वायर अपॉन 100। तो आर स्क्वायर में 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 अपॉन 100 करोगे तो ये 1% का वैल्यू बनता है। अब मैं सी आई माइनस एस आई फॉर 3 ईयर्स लिखना चाहता हूँ। जो सी आई माइनस एस आई है 3 ईयर्स के लिए, वो परसेंटेज का वैल्यू क्या बनेगा, तो मैं बोलूंगा 3 इंटू ये जो 1% का वैल्यू आया 1, 3 इंटू 1%, परसेंट हटाओ अभी, परसेंटेज अभी मैं नहीं लिखता हूँ, 3 इंटू 1 बेसिकली लिखता हूँ, प्लस आर क्यूब। अब आर हमारा 10 था, आर का क्यूब करेंगे तो 1000 बनेगा, अपॉन 10,000 करना पड़ेगा। अब देखो यहां से क्या बनेगा 3.1, और यही तुम्हारा वैल्यू होता है। तो ऐसे हम सारे केसेस के लिए लिख सकते हैं। मैं और भी एग्जांपल लिख के दिखाता हूं ताकि तुम्हें एग्जैक्टली समझ में आए। ठीक है, ये क्या होता है, पूरा एग्जैक्ट तुम्हें निकाल के देगा। अब यहां से देखो ये 3 पॉइंट बनाया था हमारा आर बाई 10, आर बराबर 10% के लिए। अब देखो एस आई कितना होता है, जब 3 बार ले जाओगे 10% के लिए तो एस आई बनता है 30%, और सी आई चाहिए अगर मुझे, तो मुझे पता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस बनेगा 3.1, यानी सी आई जो हमारा रहेगा 3.1, इसमें जोड़ना पड़ेगा, ये बन जाएगा 33.1%। तो अगर ये वैल्यू अगर हम क्विकली लिख पाते हैं तो हमारा सीआई भी कैलकुलेशन आसान हो जाता है, जो सीआई हमें 3 साल के लिए कैलकुलेट करना पड़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, तो इसको ध्यान में रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार इसको मैं बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक इसको ध्यान में रखो, तो तुम्हें 2 साल और 3 साल दोनों के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मैं इसको और कैलकुलेट करूं तो 5% के लिए तुम्हें वैल्यू याद होना चाहिए। अगर मैं इसको 5% के लिए कैलकुलेट करना चाहता हूं, आर बराबर 5% दिया हुआ है, और 3 साल का अगर सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस हमें चाहिए, और या फिर सी आई भी कैलकुलेट करना है मान लीजिए 5% के लिए 3 साल का, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एस आई क्या बोलोगे, 3 साल के लिए 15% हो जाएगा। और देखो जो डिफरेंस बनेगा सी आई माइनस एस आई 3 ईयर्स का जो डिफरेंस बनेगा वो कितना बनेगा, देखो 2 ईयर्स का डिफरेंस इसका पता चल गया तुम्हें, 25/100 यानी 0.25 होगा। ये निकालने में ज्यादा समय नहीं लगाना है। ठीक है, इसको डायरेक्ट स्क्वायर किया, यहां से फॉर्मूला याद रखा, आर स्क्वायर बाय 100% होता है 0.25। अब 3 ईयर के लिए चाहिए तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 3 इंटू 0.25 प्लस आर क्यूब बनेगा, 5 का क्यूब करोगे तो 125 बनेगा, अपॉन 10,000 मैं करूंगा। यहां से देखना क्या बन जाएगा 0.75, और ये प्लस में बन जाएगा 0.0125। अब ये वैल्यू देखना कितना होता है, 0.7625% के बराबर होता है। तो वैसे तो ये वैल्यू याद होना चाहिए 5% के लिए, और किन किन वैल्यू के लिए याद करना मैं वो आगे अगले पेज में मैं बता रहा हूँ, अगले स्लाइड में। बट यहां से मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये फॉर्मूला तुम याद करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये फॉर्मूला, और ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये फॉर्मूला तुमने पहली बार पढ़ा होगा परसेंटेज के टर्म्स में, सी आई माइनस एस आई फॉर 3 ईयर्स लिखने के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, मैं इससे बहुत सारे सवालों को क्विकली कर पाता हूँ। अब देखो तुम्हें याद क्या रखना है, ये याद रखना है, और ये निकल के आता भी कैसे है, ये देखो ना, सी आई माइनस एस आई फॉर 3 ईयर्स, या 3 टर्म्स बोल सकते हो, या 3 साइकिल, जो भी बोलना है बोल सकते हो इसको, वो डजंट मैटर। तो 2% के लिए ये वैल्यू याद होना चाहिए कि ये हमेशा इंक्रीज करेगा 0.12% से। अब अगर ये मुझे ये वैल्यू याद है तो मैं क्या लिख सकता हूं कि सी आई फॉर सी आई जब हम निकालेंगे सी आई फॉर 3 ईयर्स, और आर का वैल्यू अगर 2% दिया हुआ है, तो मैं यहां से सी आई कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, ये मुझे अगर 0.12 पता है तो मैं सीधे क्या बोलूंगा, 2 इंटू 3 करूंगा, 6.12% निकल के आएगा सी आई हमारा। वैल्यू कुछ भी रहे, प्रिंसिपल कुछ भी रहे, डजंट मैटर। अब देखो 4% के लिए निकालना है, मान लीजिए सी आई निकालना है फॉर 3 ईयर्स, सी आई फॉर 3 ईयर्स अगर मुझे निकालना है, और 4% का मुझे याद है कि 3 टर्म्स के लिए 0.48 होता है, तो मैं क्या लिखूंगा, 3 इंटू 4 12 प्लस 0.48, यानी सी आई जो बनेगा वो कितना बनेगा, 12.48% बनेगा। तो अगर ये वैल्यूज याद है तो बहुत ही क्विकली लिख सकते हो। और ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है सी आई माइनस एस आई फॉर 3 टर्म्स के लिए। अच्छा मान लीजिए अगर तुम ये वैल्यू भूल जाते हो, तो मैंने जो अभी फॉर्मूला बताया उससे तुम ये वैल्यू निकाल सकते हो, वो मैं करके दिखाता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कोई बड़ा वैल्यू लेता हूँ, जैसे मान ली मैं 12% के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, मान ली तुम्हें ये 4.48% नहीं याद है कि सी आई माइनस एस आई फॉर 3 ईयर्स 12% का क्या होता है 3 साल के, तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 साल का तो याद रखने की जरूरत नहीं है, बेसिकली याद हो जाएगा धीरे धीरे। 12 का क्या होगा, 12 का स्क्वायर करोगे 1.44% बनेगा। ये क्या वैल्यू है, ये है सी आई माइनस एस आई फॉर 2 ईयर्स के लिए।
ठीक है, ये सी आई माइनस एस आई फॉर 2 ईयर्स के लिए ये वैल्यू है। अब सी आई माइनस मैं अगर 3 ईयर्स लिखना चाहता हूँ, सी आई माइनस एस आई फॉर 3 ईयर्स लिखना चाहता हूँ परसेंटेज के रूप में, तो ये मैं क्या करूंगा 3 इंटू सी आई माइनस एस आई जो 2 ईयर्स के लिए है यानी 1.44 प्लस आर क्यू अपॉन 10,000 होता है। तो 12 का स्कोर कितना होता है, 12 का क्यूब 1728 बाय 10,000 करोगे, 4 जीरो आएगा। देखना यहाँ वैल्यू कितना बनेगा, 14 3 42 होता है और 12 तो 4.2 और प्लस 12 यानी 4.32 और प्लस ये देखना 1.400 जाना तो 0.17 बनेगा। अब यहाँ से देखो 4.49 के अप्रॉक्स ये वैल्यू बन रहा है और इसी को मैं 4.48% याद रखता हूँ। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा कि ये वैल्यूज हैं क्या और इनका इस्तेमाल कैसे है। देखो कल को डायरेक्ट अगर ये बोलता है ना कि मान लीजिए सी आई निकालना है तुम्हें, सी आई निकालना है फॉर 3 ईयर्स और मान लीजिए प्रिंसिपल दे रखा है 10,000, ठीक है, और टाइम दे दिया और रेट परसेंट दे दिया 12%। अब अगर ये वैल्यू तुम्हें 4.48 याद है कि सी आई माइनस एस आई 4.48 होता है 3 साल के लिए, रेट जब 12% होता है, तो मैं क्या करूंगा सी आई टोटल कितना हो जाएगा, तो एस आई होगा 36, 12 इंटू 3 करोगे 36 3 साल का और 4.48 इसमें ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 40.48% और 10,000 प्रिंसिपल है तो यहां से तुम डायरेक्ट लिख सकते हो ये वैल्यू बनेगा 4,000 और 48, ये तुम्हारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये इतना काम का चीज है अगर तुम इसको याद रख पाते हो तो मैं बेसिकली याद रखने वाली जो चीजें है वो मैं बताता हूँ कि याद क्या क्या रखना है। एक तो तुम्हारा ये वाला स्लाइड याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, मुझे ये सारे वैल्यूज पूरा कंफर्मेशन के साथ याद रहते हैं हमेशा। फिर ये स्लाइड याद रखना है, फिर ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 3 इंटू सी आई माइनस एस आई फॉर 2 ईयर्स प्लस आर क्यू अपॉन 10,000, कब, जब मुझे सी आई माइनस एस आई फॉर 3 ईयर्स निकालना रहेगा परसेंटेज के रूप में, ये सिर्फ परसेंटेज में वैल्यूज देगा तुम्हें। फिर ये सी आई माइनस 2 ईयर्स के लिए सी आई माइनस एस आई, ये तो तुम्हें याद ही होगा, आई थिंक आर स्क्वायर अपॉन 100 सब लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर कंपाउंडिंग, ये बेसिकली यही 2 स्लाइड याद रखने हैं, बाकी समझ के चीजों को चलना है। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है। अब देखो बात आती है सब चीजें अब हम लोग समझ चुके हैं, अब बात आती है क्या कि हम सी आई निकालते कैसे। देखो इसको निकालने के बहुत सारे तरीके मार्केट में घूम रहे होते हैं, ठीक है, हमेशा, पर मैं बताता हूं सबसे बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्या क्या है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे, कौन से 2-3 तरीके हैं जिनको हम इस्तेमाल करेंगे आगे, और कौन से बेकार तरीके हैं जो तुम्हें अगर आता भी है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उसको भूल जाओ, वो काम का चीज नहीं है। तो पहला होता है देखो परसेंटेज वाइज सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से, और ये क्या है बेसिकली, जब मैं रेट मान लीजिए 20% की बात करता हूँ, रेट अगर 20% है तो बेसिकली क्या करना होता है, अब जैसे मुझे सी आई निकालना है 3 सालों के लिए, तो मैं क्या करूंगा बेसिकली 20% का 3 बार सक्सेसिव लगाऊंगा, और मुझे अगर ये वैल्यू याद है तो बहुत अच्छा, जैसे मुझे याद है कि सी आई माइनस एस आई, और अगर मुझे ये 3 साल के लिए निकालना था सी आई, तो मुझे याद है कि सी आई माइनस एस आई फॉर 3 ईयर्स का जो 20% के लिए वैल्यू होता है वो 12.8 होता है। तो टोटल जो सी आई हमारा बनेगा वो मुझे पता है कि 60, 20 इंटू 3 करूंगा 60 प्लस 12.8 यानी 72.8% का वैल्यू बनेगा, और अगर मेरे पास प्रिंसिपल रहेगा तो मैं उसका 72.8% निकालूंगा, मुझे सी आई मिल जाएगा। तो ये हो गया पहला तरीका निकालने का, परसेंटेज वाइज सक्सेसिव परसेंटेज रखा और मैंने वैल्यू गेट किया, ये हमारा पहला तरीका हो गया। फिर देखो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैं यही एग्जांपल लेकर चलता हूं हमेशा, कि पहले में हमने क्या किया 72.8% निकाल लिया और मैंने आंसर कर दिया, ये मेरा पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, फ्रैक्शन मेथड से हम निकाल सकते हैं, वो कैसे, अब देखो यहीं से रेशियो मेथड भी निकल के आता है, जो तुम्हारा रेशियो मेथड का जो उसको बोल लो कि जन्म कैसे हुआ, तो वो फ्रैक्शन के तरीके से हुआ, क्योंकि हम अब जब जैसे पी था मेरे पास प्रिंसिपल 20% मुझे 3 बार ले जाना है, तो मैं क्या करूंगा इसको 6/5 और 6/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ये देखना ये वैल्यू क्या है, ये मेरा अमाउंट बन जाएगा, क्योंकि 3 बार से हमने 20% से इस वैल्यू को बढ़ा दिया। अब मुझे अगर मैं इसमें प्रिंसिपल माइनस कर दूं तो हमारा जो ओवरऑल वैल्यू जो बच गया वो हमारा सी आई बच जाएगा, ठीक है, सी आई बच जाएगा। अब यहीं से देखो अगर मैं इसको लिखूं, पी अगर मैं कॉमन कर लेता हूं मान लिए, तो यहां से क्या बनेगा 6 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब अपॉन 5 का क्यूब, और प्रिंसिपल से जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू हमारा सी आई का बनता है। अब देखो यहीं से जो तुम्हारा वैल्यू है ये हो गया तुम्हारा फ्रैक्शन मेथड, ठीक है, ये फ्रैक्शन मेथड से निकल के आया, और इसी से तुम्हारा बनता है रेशियो मेथड, जिसको तुम बोलते हो जैसे कि रेट बराबर अगर दिया हो रहता है 20%, तुम क्या बोलते हो आर बराबर 1/5, और
क्या लेते हो कि 3 साल के लिए जाना है तो मैं 5 का क्यूब करूंगा 125, और क्या इसको बोलते हो 6 होगा 1/5 से ये 6 बनेगा तो इसको बोलते हो 216, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है 75 और 16 91, इसको बोलते हो तुम सी आई। फिर तुम 125, ये इसको बोलते हो तुम, ये प्रिंसिपल है हमारा 125, और इसको बोलते हो ये अमाउंट है, और इसको बोलते हो कि ये हमारा सी आई है। फिर तुम 125 को करस्पॉन्ड कराते हो जो रियल प्रिंसिपल होता है उससे, और जो मल्टीप्लाई निकल के आता है उसको 91 से मल्टीप्लाई करते हो, तुम्हारा आंसर निकल के आता है सी आई। तो ये यहीं से निकल के आता है, यहां देख रहे हो 6 क्यूब माइनस 5 क्यूब अपॉन 5 क्यूब, क्योंकि ये देखो 125, यहाँ इसको मैं अगर इस तरीके से लिख दूं सी आई इंटू पी अपॉन, ये देखना 5 का क्यूब है, पी अपॉन 5 क्यूब, जिसको मैं 125 यहाँ लिख देता हूँ। तो बेसिकली देखना दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगे, देखना पी अपॉन 125 यहाँ से ये बन जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे 6 क्यूब माइनस 5 क्यूब जो 91 बन रहा है। तो देखो यहाँ भी तुम 125 को करस्पॉन्ड कराते प्रिंसिपल से, यहाँ भी देखो 125 को मैंने करस्पॉन्ड कराया, मल्टीप्लाई निकाला पी को डिवाइड करके 125 से, फिर इसको 95 से ही मल्टीप्लाई करा। तो ये रेशियो मेथड कहां से निकल के आता है, बेसिकली इस फ्रैक्शन मेथड से ही। तो इसमें भी कंफ्यूजन मत रखना कुछ, ठीक है, लोग इसको सिर्फ जानते नहीं है, डायरेक्ट सिर्फ लोग इतना जानते हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारा कंफ्यूजन बनता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी तुम्हें क्लियरिटी से समझ में आया होगा, ये कहां से निकल के आता है। अब देखो मैं तीसरा मेथड की बात करता हूँ। अब जो हमने सीआई का प्रॉपर्टी जो पढ़ा है उसके हिसाब से मैं हमारा तीसरा मेथड निकलवाता हूँ। फिर हम देखो इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ समझाऊंगा एग्जाम्पल नहीं दूंगा, एग्जाम्पल भी हम देखेंगे और वहां और क्लियरिटी मिलेगा। पहले मैं बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना। फिर देखो मैंने अभी बताया था कि सीआई का जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है कि इंटरेस्ट भी हमेशा रेट परसेंट से बढ़ता है, ठीक है, इंटरेस्ट भी हमेशा रेट परसेंट से बढ़ता है। और चौथा प्रॉपर्टी क्या होता है, जो तुम्हारा अमाउंट होता है वो भी रेट परसेंट से बढ़ता है। देखो इन दोनों का भी मैं दिखाता हूँ, एक एग्जाम्पल के साथ करेंगे तो ज्यादा समझ आएगा, तो मैं एग्जाम्पल ही डायरेक्ट लेता हूँ। देखो ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है, प्रिंसिपल है हमारा 25,000, टाइम है तुम्हारा 2 ईयर, रेट दिया हुआ है 12%, कंपाउंडिंग कर रहा है 8 मंथली। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू निकालना है। तो देखो जो मैंने चारों तरीके दिखाए हैं, मैं चारों तरीके से तुम्हें आंसर निकाल के दिखाता हूं। पहला तरीका क्या होगा, पहला तरीका जो हमारा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज मिलता है उससे करेंगे। लेकिन देखना यहाँ पे कंपाउंडिंग 8 मंथली है, टाइम 2 ईयर्स है, मतलब क्या लगेगा यहाँ पे 3 साइकिल मुझे बनाना पड़ेगा 8% का, इसको ऐड कर लो इस तरीके से 8% का 3 बार जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे पता है कि ये वैल्यू कितना होता है 8 का, मुझे 3 ईयर का सी आई माइनस एस आई मुझे याद है, 3 ईयर्स के लिए होता है 1.9712%। तो मैं इसमें जब जोड़ दूंगा तो ओवरऑल जो सी आई बनेगा मेरा 25.97% बनेगा, मुझे इतना पता है। अब देखो 25.97% निकालना है इसका, तो मैं ऑलमोस्ट बोलूंगा 26% मैं निकाल देता हूँ। तो 26 इंटू 25 करूंगा तो कितना बनेगा, 25 इंटू 25 होता है 625, यानी 650, यानी जो तुम्हारा सी आई बनेगा वो 6500 के करीब में वैल्यू रहेगा, ठीक है, उससे हल्का सा वैल्यू कम बनेगा, यानी 6400, 98 बोल लो, 99 बोल लो, 97 बोल लो, या 96, इस तरीके का कुछ वैल्यू बनेगा। ये हो गया मेरा पहला तरीका करने का, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे तरीके, मैं सारा वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ तुम्हें। ये तो चेंज नहीं होगा क्योंकि कंपाउंडिंग है, तो ये तो 3 बार हमेशा जाएगा। अब देखो मैं दूसरा तरीका बोलूंगा जो फ्रैक्शन मेथड से होता है, ठीक है, तो वो कैसे होता है, या फिर रेशियो मेथड बोल लो जो अभी मैंने दिखाया, पहले मैं फ्रैक्शन से ही दिखाता हूँ। तो देखो हमारे पास प्रिंसिपल जो था ये है तुम्हारा 25,000, फिर इसको क्या करना पड़ता है 27/25 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 27/25 से फिर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 27/25 से फिर से मल्टीप्लाई करूंगा, और माइनस में करूंगा 25,000, ठीक है। यहाँ से देखना 25,000 कॉमन लिया जाएगा, हालांकि इसका इस्तेमाल नहीं करना है, मैं बस दिखा रहा हूँ। फिर देखो 27 का क्यूब बेसिकली माइनस करना पड़ेगा, यहाँ 27 का क्यूब माइनस हो जाएगा क्योंकि 1 यहाँ मिलेगा, तो ये 25 का मैं लिख देता हूँ, 25 का क्यूब है और माइनस में 1 है ताकि किसी को कंफ्यूजन ना रहे। फिर इसको मैं क्या लिखूंगा 25,000 है ये। अब देखना 27 का क्यूब क्या होता है 19,683। अब एलसीएम ले लो, 25 का क्यूब क्या होता है 15,625, और यहाँ देखना कितना बन जाएगा, जब माइनस करोगे 15,625 तो ये वैल्यू देखना कितना बन जाएगा, ये 25,000 से मल्टीप्लाई करना है मुझे, वैल्यू काफी टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है बट कैलकुलेट करते हैं। देखो 15,625 है, 375 और ऐड करेंगे तो 16,000 बन जाएगा, 3683 इसमें और ऐड करना है 3683, जोड़ लो 5 3 8 हो गया, 8 7 15 का 5, बाकी 1 और 6 3 10 0 4 400 4058 4058, और ये 15,625 का ये वैल्यू है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं, सीआई मुझे मिल जाएगा। देखो 25 से कैलकुलेट करूंगा, 25 से डिवाइड करो ये 1000 बन जाएगा, 25 से डिवाइड करो ये बन जाएगा 625, फिर 25 से डिवाइड करो 25 बन जाएगा, 25 से डिवाइड करो 40 बन जाएगा,
देखो 40 इंटू 40 4058 अपॉन 25 करना पड़ेगा। 500 डिवाइड कर लो, 5 बन जाएगा, 8 बन जाएगा। देखो 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 32,000 बनेगा, 32,400 और 64 और 32,464, ये वैल्यू लिखो 32,464 और डिवाइड करना है 5 से। कैलकुलेट करते हैं, 6 बन गया, 2 4 4 बार जाना पड़ेगा, 4 6 9 टाइम्स जाना पड़ेगा और 1 4 यानी 6 टाइम्स अप्रॉक्स जाना पड़ेगा। 1 मिनट रुक जाओ, 45 1 14, तो ये 2 टाइम और कुछ बनेगा, यानी 6492 के करीब ये वैल्यू मिल रहा है। और पिछले बार जो हमने वैल्यू निकाला था वो कितना बना था, 650, यानी 6500 के वैल्यू करीब मैंने बोला था, और ये वैल्यू आ रहा है 6492 के करीब। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा तरीका। लेकिन ये इसको इस तरीके से फ्रैक्शन इस्तेमाल नहीं होता है ज्यादातर केस में। ज्यादातर केस में देखो लोग क्या करते हैं, मैं वो दिखाता हूँ, ये निकल के यहीं से आता है तुम्हारा जो तुम्हारा रेशियो मेथड है वो निकल के यहीं से आता है। लेकिन इसको इस तरीके से नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें ज्यादा समय लग जाता है। तो बेसिकली वहां क्या करना होता है कि रेट को क्या बोलते हैं, 2/25 बोलेंगे क्योंकि 8% लग रहा है। तो बेसिकली लिखते क्या है लोग, 25 और 27, फिर इसको क्यूब करना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ से बोलोगे 15,625 तुम्हारा प्रिंसिपल मान लोगे और 19,683 तुम्हारा अमाउंट मान लोगे। इन दोनों का बीच का डिफरेंस होता है 4,058, इसको बोलोगे CI। अब 15,625 को करस्पॉन्ड कराओगे तुम किसके बराबर, 25,000 के बराबर, यहाँ से मल्टीप्लाई निकल के आता है। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। यहाँ से देखना 25 से काटोगे तो ये बन जाएगा 625, यहाँ करोगे तो 1000, यहाँ करोगे 40 टाइम्स, यहाँ जाओगे 25, 5 से करस्पॉन्ड करोगे 5 और ये 8 यानी 1.6 मल्टीप्लायर आ गया। 1.6 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू भी तुम्हारा निकल के आ जाएगा, या फिर 8/5 से ही मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से वही 32,000 बनेगा, 400 और बनेगा, 3200 400 3600 और 64 3664 ये बनेगा। कुछ गड़बड़ हो गया, रुक जाओ, 32,000 बनेगा, 32,464 बन रहा था, 32,464 डिवाइड करोगे 5 से, वही वैल्यू मिल जाएगा। बेसिकली सिंपल सी बात है। ठीक है, अब तो मैं तीसरा मेथड की बात करता हूँ, जो मुझे पता है कि जब हम CI का प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं तो वो होता है तीसरा मेथड। देखो ये था हमारा पहला, दूसरा मेथड समझ लिया तुमने। अब ये तीसरा मेथड की मैं बात करता हूँ। देखो तीसरा मेथड क्या होता है, देखो ये है तीसरा मेथड। तीसरा मेथड में मैंने क्या बताया था कि अमाउंट जो है हमेशा, अमाउंट से नहीं, मैं अमाउंट वाला तो, हालांकि अमाउंट तुम उसी को बोल लो, मैं इंटरेस्ट की बात करता हूँ पहले। इंटरेस्ट जो है हमेशा, इंटरेस्ट हमेशा R% से बढ़ जाता है। ठीक है, उसी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखो हमारे पास क्या था, रेट हमारा चल रहा था 8% और टाइम हमारा चल रहा था 3 साइकिल, 8 महीने का 3 साइकिल है चल रहा है क्योंकि 24 मंथ है यहाँ से। तो अब देखो इंटरेस्ट हमें पता चल गया कि हमेशा 8% से बढ़ता है। तो हमारा पहले साल में इंटरेस्ट कितना निकलेगा, फर्स्ट ईयर का मैं इंटरेस्ट निकालना चाहता हूँ, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। ठीक है, I1 इसको बोलता हूँ मैं, फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर का ये तुम्हारा I1 हो गया, ये कितना मिलेगा, देखो 8% निकालना है हमें 25,000 का, तो ये कितना बनेगा, 2,000 बनेगा। फर्स्ट ईयर नहीं, फर्स्ट साइकिल मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि ये ईयर की बात नहीं है, या फिर आप टर्म्स भी बोल सकते हो। फर्स्ट, बेसिकली मैं साइकिल में ज्यादा अच्छा हूँ तो मैं साइकिल ही बोलूंगा। फर्स्ट साइकिल के लिए जो हमारा इंटरेस्ट बन रहा है वो 2000 बन रहा है। फिर मैं सेकंड साइकिल की बात करूँ, ठीक है, सेकंड साइकिल का जो I2 बनेगा वो देखना कितना बनेगा। हमें पता था कि इंटरेस्ट हमेशा 8% से बढ़ जाता है, तो इसको मैं 8% से इंक्रीज कर दूंगा, तो ये कितना बन जाएगा, 2160 बन जाएगा। फिर देखना थर्ड साइकिल के लिए, और एक साइकिल हमारा कितने मंथ का है, ये 8 मंथ का एक साइकिल है, ये 8 मंथ का एक साइकिल है, ये 8 मंथ का एक साइकिल है। तो ये I3 जो तुम्हारा बनेगा, ये देखना इस पे 8% बढ़ाना पड़ेगा मुझे, ये 8% का इंक्रीज करना पड़ेगा, 21.6 इंटू 8 करना पड़ेगा। देखो 21 होता है 168 और 4.8 और जोड़ना पड़ेगा। देखो 168 बनेगा तुम्हारा और 4.8 और जोड़ोगे तो 172.8 तुम्हें इसमें ऐड करना पड़ेगा, 172.8। और देखो ये पहले से था कितना, 2160 था। देखो कितना बन रहा है, 2 13 1 3 2332.8, 2332.8 ये वैल्यू बन रहा है। अब देखो मैं ये दोनों तीनों साइकिल का अगर मैं वैल्यू ऐड कर दूं तो टोटल इंटरेस्ट मुझे मिल जाएगा CI के बराबर। तो टोटल CI मैं अगर लिखूं, टोटल CI जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, तो देखो 6000 तो तुम्हें पता चल रहा होगा, 2-2000 के हिसाब से 6000 हो गया, फिर 160 और 332, ये 492.8 मुझे दिख रहा है। तो यहां से क्या बोलोगे कि टोटल CI जो बन गया 6492.8। अब देखो इसी का इस्तेमाल करके, इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके एक जो तुम्हारा बनाया जाता है, ये देखो मैंने इसको तीसरा तरीका बताया। अब देखो इसी का इस्तेमाल करके, इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके तुम्हारा ट्री मेथड बनता है।
थ्री मेथड भी क्या है, बेसिकली यही है। वो देखो कैसे लिखा जाता है, तो उसमें भी इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है। जो तुम्हारा इंटरेस्ट हमेशा R% से बढ़ता है, इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके लोग ट्री मेथड बोलते हैं, लेकिन तुम्हें ये नहीं बताया जाता कि वो आता कहां से। अब देखो इसी को ट्री मेथड बोलता है क्या, कि पहले ईयर का इंटरेस्ट 2000, ये पहले का, फिर दूसरे का क्या बोलेगा, दूसरे साइकिल का 2000 तो होगा ही होगा, इस पे 8% लगाओगे तो ये बनेगा 160। फिर थर्ड के लिए क्या बोलोगे, 2000 और 160 तो आएगा ही आएगा। अब दुखना तुम्हारा 2000 पे लगाओगे, 2000 160 तो ये दूसरे वाला आ गया, क्योंकि इतना तो होना ही है। अब इस पे 8% लगाओगे तो 160 और मिलेगा, और इसका 8% निकालोगे तो 16, और 16 का 8% कितना होगा, 1.6 इंटू 8 करोगे तो 12.8 बनेगा। ये वैल्यू हो गया थर्ड का। अब यही तीनों वैल्यू ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 6000, यहाँ देख सकते हो आसानी से, और 3 बार ये जाएगा तो 480 यहाँ से तुम्हें मिल रहा है, और प्लस 12.8 ये देखना बन जाएगा 64,192.8। तो देख रहे हो, यही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके बेसिकली निकाला जाता है, बोला जाता है कि ये ट्री मेथड है। तो अगर अभी तक तुम्हें क्लियरिटी नहीं था कि ट्री मेथड क्या होता है, तो दिस इज इट, ये होता है ट्री मेथड। कहां से निकल के आता है, तो ये निकल के आता है तुम्हारा सीआई के, जो बेसिक जो प्रॉपर्टी है सीआई का, कि जो इंटरेस्ट होता है हमारा वो हमेशा R% से बढ़ता है, उसी से निकल के आता है। अब देखो इसी को देखो, ये बहुत ही बकवास किया जाता है, इसमें बोला जाता है रेशियो निकालो। अब इसी को बोलता है 3:2। ये देखना, ये जो वैल्यू बन रहा है, ये वाला वैल्यू, इसी को रेशियो में भी फिर बोलता है 3:2:1 का गोल्डन रेशियो, और क्या क्या नहीं इसको नाम दिया जाता है। देखो मैं बोलूंगा इन चीजों को भूल जाओ, हमें बस इतना याद रखना है कि हमारा जो होता है इंटरेस्ट वो R% से बढ़ता है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस वैल्यू से ही हम सारे कुछ निकाल सकते हैं। कभी कभी जरूरत पड़ेगा तो तुम इस वैल्यू को इस्तेमाल करना अच्छे से, कि पहले ईयर का ये है, दूसरे साल का ये बनेगा, ये तो आएगा ही, और ये बनेगा इसका 8%, फिर तीसरे साल में ये आएगा और ये तो आएगा ही, फिर इस पे 8% लगेगा और इस पे भी 8% लगेगा। तो इस तरीके से हम वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं। तो ट्री मेथड कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कभी कभी यूजफुल हो जाता है, बट ज्यादातर केसेस में ये निकल के कहां से आता है वो मैंने क्लियरिटी दिया, और ज्यादातर केसेस में इससे ही काम बन जाएगा। जरूरत पड़ेगा तो ट्री मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेशियो वेशियो भूल जाओ, जरूरत नहीं है, हम ज्यादातर चीजें जो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग रहेगा उससे ही हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये रेशियो भी यहीं से निकल के आता है, ठीक है। 3:2:1 का रेशियो, फिर बोलता है 2:1 का रेशियो, तो बकवास की बातें हैं, तो अब याद रखने की जरूरत नहीं है। हम अच्छे से सवाल करेंगे, उससे तेजी से ही करेंगे। चलो अब मैं उम्मीद करता हूँ सारी चीजों मैं क्लियर कर दिया होगा। अच्छा एक चीज और रह गया, रुक जाओ, जो तुम्हारा फोर्थ था वो भी मैं निकाल के दिखा देता हूँ। वैसे मैंने फोर्थ का डिस्कशन कर दिया पहले ही। जो तुम्हारा फोर्थ प्रॉपर्टी था जो मैंने दिखाया तुम्हें फ्रैक्शन से, तो बेसिकली वही होता है, क्योंकि उसमें हमें बोलना पड़ता है। देखो मैं दिखाता हूँ, फोर्थ तरीका क्या था वो मैंने फ्रैक्शन से पहले ही दिखा दिया, उसी से रेशियो बनता है, वो मैंने पहले ही दिखा दिया। मैं यहाँ फिर से दिखा देता हूँ, पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा जाएंगे। देखो ये था तुम्हारा प्रिंसिपल 25,000, इसको जब 8% है तो तुम्हें 27/25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक साइकिल का हो गया, दूसरे साइकिल के लिए 27/25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तीसरे साइकिल के लिए 27/25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 3 साल का देखो ये अमाउंट हो गया, ठीक है। और इसी में से जब हम प्रिंसिपल माइनस करते हैं तो भी तुम्हारा CI, तो हमें यहाँ से टोटल CI मिल जाएगा। तो ये कहाँ से निकल के आया, ये तुम्हारा उस प्रॉपर्टी से इस्तेमाल हुआ कि अमाउंट जो है हमेशा वो R% से बढ़ता है। तो अमाउंट को हमने R% से यहाँ बढ़ाया, यहाँ बढ़ाया, यहाँ बढ़ाया, तो हमें टोटल अमाउंट मिल गया, और उसमें से जब हमने तुम्हारा प्रिंसिपल को माइनस कर दिया तो बाकी जो बच गया वो हमारा टोटल CI बच गया। तो देखो जो भी चीजें हैं वो बेसिकली बेसिक प्रॉपर्टीज से ही निकल के आती है। तो इन सारे चीजों का क्लियरिटी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम सारे सवालों को अच्छे से करेंगे। और बाकी देखो पूरा प्रॉपर्टी तुम्हारा मैं इतना ही बताना चाहता हूँ इस लेक्चर में, फिर कभी मैं जब और बताऊंगा तुम्हें। तो जो CI और SI, ये सब जो थर्ड साइकिल का रिलेशन होता है, थर्ड ईयर बेसिकली मैं बोलता हूँ ताकि तुम्हें ज्यादा क्लियरिटी मिले। मैं इसमें साइकिल नहीं लगाऊंगा, तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। थर्ड ईयर का रिलेशन जो होता है, फिर सेकेंड ईयर का जो रिलेशन होता है वो मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए हम कभी और टाइम निकालेंगे और उसमें चर्चा करेंगे। मैं यहाँ पे तुम्हें बेसिकली सारी क्लियरिटी मैं देना चाहता था। तुम जो भी मेथड इस्तेमाल जो भी करते हो, चाहे तुम थ्री मेथड का इस्तेमाल करते हो, चाहे तुम रेशियो मेथड का इस्तेमाल करते हो, तो जो भी चीजें हैं वो बेसिकली प्रॉपर्टीज से ही निकल के आती है। और मुझे पक्का यकीन है तुम्हें ये बात पहले से तो नहीं पता होगा इतना क्लियरिटी में। चलो तो बेसिकली अब मैं सवाल पे आता हूँ और देखेंगे कितने सारे सवाल हैं। सवालों का जो हमारा टाइप बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, और एक एक करके हम सारे सवालों को देखेंगे। शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। चलो शुरू करते हैं।
देखो पहला सवाल क्या बोल रहा है, इन 4 years एट सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल इंक्रीजेस बाय 12%, कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 2 years ऑन अ सम ऑफ 20,000। बेसिकली सीआई निकालने की बात कर रहा है। देखो यहाँ पे चक्रवृद्धि लिखा हुआ है, चक्रवृद्धि रूप से। तो देखो सिंपल सी बात बोल रहा है कि 4 ईयर में है जो तुम्हारा प्रिंसिपल जो है इंक्रीज करता है 12% से। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट पे, इसका मतलब क्या हो गया, पर ईयर का जो रेट परसेंट है वो कितना है 3%। अब 3% रेट है और 2 साल के अंत में मुझे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए 2 साल के अंत में, तो वो क्या हो जाएगा, जो टोटल इंटरेस्ट होगा सीआई का, टोटल सीआई कितना बनेगा, तो वो हो जाएगा 3 इंटू 2 6 प्लस 9 करोगे, आर स्क्वायर अपॉन 100 करना होता है तो 0.09 बनेगा। इसका मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 6.09%। 6.09% किसका निकालना है हमें, सम था हमारा 20,000, 20,000 का 6.09% कितना होगा, पहले 6% निकालो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1200। और देखना ये 0.1% नहीं है, 0.1% कितना होता है, 0.1% होता है तुम्हारा 20, ये 0.01% होगा तुम्हारा 2, और उसको 9 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 18, यानी 1218 में ऐड करना पड़ेगा। ये 1218 ऐड करना है कितने में, 20,000 में। ये देखना कितना हो जाएगा 21,218, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, ये कैलकुलेट करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो 1% का वैल्यू आसानी से तुम लिख सकते हो 200 के बराबर है। फिर देखना 0.1% लिखना होता है तो एक जीरो को एक दशमलव हम और शिफ्ट करते हैं, तो 0.1% का वैल्यू होता है 20, और 0.01% का जो वैल्यू होता है वो 2 बनता, और 0.09 का हमें वैल्यू चाहिए था तो हमें 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, हमें 18 मिल गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर रहा होगा। तो ठीक है, आसान सा सवाल है, इसको हम एक ही तरीके से करते हैं, सिर्फ परसेंटेज निकाल के करते हैं, फ्रैक्शन जाओगे फालतू का समय बर्बाद होगा, कुछ नहीं है इसमें। चलो अगला देखते हैं। देखो दूसरा क्या बोल रहा है, फाइंड द रेट परसेंटेज इफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 years इज 900 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 2 year इज 636, देन फाइंड द रेट परसेंटेज। देखो ये सवाल बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, ऐसे सवाल हमेशा आते हैं। देखो चाहे ये कितना भी ईयर का दिया हुआ रहे तुम्हें, देखो एसआई दिया हुआ है 3 साल का 900, यानी पर ईयर हमें हमें पता है कि एसआई हमेशा सिमिलर तरीके से बढ़ता है, मतलब अगर एक ईयर में 300 बढ़ा है तो हमेशा वो 300 ही बढ़ेगा। तो एक ईयर का एसआई दिखना निकालना, 3 से डिवाइड करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा 300। अब देखो सीआई क्या हुआ, 2 साल का सीआई दिया हुआ 636, तो पहले साल का तो हमें पता है फर्स्ट, और ये सेकंड ईयर है मान लीजिए, तो एसआई मैं लिखता हूं, तो फर्स्ट ईयर में एसआई 300, दो सेकंड ईयर में भी एसआई 300, लेकिन यहाँ क्या हुआ है देखना, सीआई के लिए सीआई भी पहले साल में तो एसआई के बराबर ही होता है, तो यहाँ तो 300 ही रहा होगा, यहाँ देखना ये बढ़ करके 336 हो गया, यानी 336 हो गया। अब तुम देख सकते हो हमें पता है कि इंटरेस्ट भी हमेशा 8% से ग्रो करता है, तो देखो दूसरे साल में एसआई था 300 और सीआई बन चुका है 336, इसका मतलब ये 8% से ग्रो किया होगा। अब देख लो 36 का ग्रोथ है कितने के ऊपर, 300 के ऊपर, कितना परसेंट हो गया 12%, यही हो गया तुम्हारा रेट परसेंटेज। तो क्या करना है ऐसे केसेस में, सिर्फ ये देखना है कि एक साल का जो हमारा एक साल का एसआई कितना है, तो वो मुझे मिला 300, और 2 साल का सीआई मुझे दिया हुआ था 636, तो मुझे पता है एक साल का जो सीआई भी रहा होगा वो भी 300 रहा होगा, और जो बाकी बच गया 300 या 336 ये रहा होगा तुम्हारा सीआई सेकंड ईयर का। तो कितने परसेंट का ग्रोथ है, 12% का ग्रोथ है, तो रेट हमारा 12% हो गया। तो ये सिंपल यही करना है और कुछ नहीं करना है इस सवाल में। चलो आगे देखते हैं। देखो बोल रहा है, इफ द अमाउंट ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल इन 3 years एट रेट 12% ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इज 12,000, देन फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 4 year। देखो हमें प्रॉपर्टी से हमें पता है सीआई का प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अमाउंट हर साल, अमाउंट जो है हर ईयर R% से इंक्रीज करता है, बस वही यहां लगाना है। तीसरे साल का तुम्हें अमाउंट दिया हुआ है 12,000 और रेट परसेंट दिया हुआ है 12%, तो चौथे साल के बाद अमाउंट कितना होगा, 12% से ग्रो करेगा, बस इसको 12% से ग्रो करा दो। तो 12% के लिए कितना जाओगे, 1400, क्योंकि 1% 120 है, तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1440 बनेगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 13,440। दिस शुड बी आवर आंसर एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया, और इन केसेस में कुछ नहीं करना है। ठीक है, सिंपल से जो प्रॉपर्टी है हम उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें पता है कि हर बार अमाउंट जो है R% से बढ़ता है, मैंने R% से बढ़ा दिया, हो गया। चलो आगे देखते हैं। देखो बोल रहा है, इन हाउ मेनी मंथ्स विल 8,000 yield 2648 एज कंपाउंड इंटरेस्ट एट 20% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो बोल रहा है कि तुम्हारे पास अमाउंट कितना है, वो 8,000 है, और वो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रहा है 2648। तुम्हारे पास आर दिया हुआ है तुम्हारे पास 20%, लेकिन उसको बोल रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयर। अब देखो कंपाउंडेड हाफ ईयरली का क्या मतलब हो गया, कंपाउंडेड हाफ ईयरली का बेसिकली यही मतलब हो गया कि जो हमारा रेट है वो 10% रहेगा,
क्योंकि देखना हम टाइम को 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें 1/2 से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हर 6 मंथ के बाद हमें कंपाउंडिंग करना है, और वो है तुम्हारा 10% रेट चलेगा हर 6 मंथ के लिए। ठीक है, अब ये मुझे पता है कि 8,000 पे ये दिया हुआ है 2648 का कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे मिला। अब देखो इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। ठीक है, पहले मैं परसेंटेज की बात करूँ तो मैं डायरेक्ट परसेंटेज देखूंगा कि एक्चुअली में ये कितना परसेंट है, जो 2648 मुझे सीआई मिला है वो 8,000 का कितना परसेंट है। तो उसके लिए देखो 1% का वैल्यू 80 है, तो मैं सीधे परसेंटेज निकालूंगा, 2648 को डिवाइड करूंगा 80 से और मुझे परसेंटेज मिल जाएगा। देखो इसको हम ब्रेक करके कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2400 प्लस, देखना 248 बच रहा है मेरे पास, तो 240 लिखूंगा मैं और 8 लिखूंगा। उसके नीचे से 80 से हमें डिवाइड करना है, देखना ये कितना हो जाएगा 30 टाइम्स। मैं परसेंटेज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जाएगा 3 टाइम्स और ये जाएगा देखना 0.1 टाइम्स, यानी टोटल वैल्यू कितना मिल गया 33.1, और यही मेरा परसेंटेज था। अब देखो 33.1% मुझे पता है, क्योंकि हर बार जो तुम्हारा जो सीआई चल रहा है वो 10% का जा रहा है, तो 10% को कितनी बार ले जाओगे कि वैल्यू 33.1% मिल जाए। तो ये वैल्यू तो तुम्हें याद होना चाहिए कि 3 बार जब हम 10 को ले जाते हैं तो वो 33.1% बनता है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, ये 6 मंथ का टाइम, ये 6 मंथ का टाइम, ये 6 मंथ का टाइम, यानी 18 मंथ्स, ये बेसिकली 18 मंथ का कंपाउंड इंटरेस्ट इतना बना है। तो हमारा आंसर कितना हो गया 18 मंथ। ये हो गया इसको करने का पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या कर सकते थे हम, दूसरा तरीका हम ऑप्शन से भी जा सकते थे, और भी तरीके हैं, मैं सारे तरीकों को यहाँ पे दिखाऊंगा। ये हो गया हमारा पहला तरीका कैलकुलेट करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम ऑप्शन से जाएंगे। इसको पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं 18 मंथ्स का। 18 मंथ का ट्राई करने का मतलब क्या हो गया, 10% हमने 3 बार ले जाना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे 33.1%, और ये हमारा आंसर हो जाएगा पहले ऑप्शन से ही। बाकी ऑप्शन भी हम चेक कर लेते हैं। देखो ये 24 है, अब देखो ये 24 का मतलब क्या हो गया, 10 को 4 बार ले जाना पड़ेगा, तो 10 को 4 बार जब ले जाते हैं, ये वैल्यू याद होना चाहिए, ये होता है 46.41%। तो देख लो क्या 88,000 का क्या 46.41% है 2648। देखो 40% जाओगे तो 3200 मिलेगा, और ये 11,000 के पार निकल जाओगे। ठीक है, ये 3200 दे देगा तुम्हारे 40% ही, और ये वैल्यू सिर्फ 2600 ही है, तो ये वैल्यू हो गया गलत। फिर देखो 12 मंथ का क्या मतलब हो गया, 2 बार ले जाना पड़ेगा, यानी 21% का वैल्यू बनेगा। अब 21% इसका निकालोगे तो 1680 ही बनेगा, तो 2600 तो नहीं पहुंचोगे, ये भी वैल्यू गलत हो गया। तीसरा में देखना ये 30 मंथ है, 30 मंथ का मतलब 5 बार ले जाना पड़ेगा तुम्हें 10 को अगर 5 बार ले जाओगे ऐसे सक्सेसिव परसेंटेज, तो बहुत बड़ा वैल्यू बन जाएगा। 4 बार के बाद ही 46.41 बन रहा है, यानी 56, और तुम्हारा इसमें ऐड हो जाएगा तुम्हारा 4 और, यानी 60% के अराउंड का वैल्यू बनेगा। तो ये वैल्यू तो बहुत ही बड़ा है, तो ये भी वैल्यू नहीं होगा, तो तुम्हारा ऑप्शन बचेगा 18। तो ये हो गया दूसरा तरीका करने का। हम तीसरे तरीके की बात करते हैं। अब देखो हम उसी का इस्तेमाल करेंगे कि अमाउंट जो होता है, हम अमाउंट की तरफ से अब देखेंगे, और उससे भी ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखो तीसरे तरीके में हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास प्रिंसिपल है 8000 और सीआई भी है हमारे पास 2648। इसका मतलब हम अमाउंट का वैल्यू लिख सकते हैं। अमाउंट कितना है हमारे पास, वैसे अमाउंट वैल्यू क्या होता है, अमाउंट का मतलब क्या होता है, हम प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करते हैं रेट परसेंट से। और यहाँ देखो रेट परसेंट हमारा कितना मिला था 11/10, क्योंकि हम 10% है हमारा रेट परसेंट। तो अगर प्रिंसिपल को हम 11/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बार करेंगे वो मुझे नहीं पता, हम n टाइम्स करेंगे। अगर 1 साल के लिए करना होगा तो हम लिखेंगे n बराबर 2, क्योंकि 6 मंथ का कंपाउंडिंग है। 18 मंथ के लिए रहेगा तो हमारा n 3 निकल के आएगा। अगर ये तुम्हारा 24 मंथ का रहेगा यानी 2 साल का रहेगा तो n बराबर 4 निकल के आएगा। ठीक है, तो हमारे पास अमाउंट है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो अमाउंट मिल जाएगा। अमाउंट यहाँ पे कितना है, ये हो जाएगा तुम्हारा 8000 प्लस 2648, यानी 10,648। अब देखो यहां से 11/10 का देखना पावर n का वैल्यू, 11/10 का पावर n का वैल्यू अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल निकल के आएगा। अमाउंट और प्रिंसिपल का जो वैल्यू निकल के आएगा वो 11/10 के पावर n में होना पड़ेगा उसको। अब देखो यहां से अमाउंट और प्रिंसिपल हमें दोनों मालूम है, तो मैं लिखता हूं 11/10 का पावर n का ये वैल्यू देखना, अमाउंट कितना है 10,648, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 8000। अब देखो ये वैल्यू देखते ही तुम्हें पता होना चाहिए कि ये किसका क्यूब है। तो मुझे तो पता है 10,648 22 का क्यूब होता है, और 8,000 20 का क्यूब होता है, यानी 22/20 का ये होल क्यूब बन रहा है मुझे। तो यहां से कैंसिल आउट करोगे तो ये बन जाएगा 11/10। अब देख लो 11/10 के पावर n का वैल्यू कितना मिल गया, 11/10 का पावर क्यूब मिल गया। यहां से क्या बोलोगे, n का वैल्यू 3, और मुझे पता है n का 3 का मतलब क्या हो गया, 6 मंथ का एक कंपाउंडिंग जा रहा है, तो 3 का मतलब हो गया 6 × 3 बराबर 18 मंथ्स का वैल्यू उनका। तो ये हो गया तुम्हारा करने का तीसरा तरीका। ठीक है, मुझे बताने में थोड़ा सा ज्यादा समय लग रहा है, वरना हर बार ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट तुम्हें पता है तो डायरेक्ट तुम क्या करोगे, सीधे सिंपल से काम करोगे,
अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल तुरंत निकालोगे। ये तुम्हें पता है कि 11/10 का पावर n बनेगा, क्योंकि रेट हमें क्लियर है 10% बन रहा है कंपाउंडिंग 6 मंथ का। तो यहां से डायरेक्ट करोगे 10,648 अपॉन 8,000, बस इसको वैल्यू निकालना है। देख लो 11/10 का कितना पावर बनेगा। ठीक है, बस ये करना होता है क्विकली। ये होगा तुम्हारा तीसरा तरीका। चलो हम आगे देखते हैं, और ऐसे ही हम ज्यादातर जितने भी तरीके लग सकते हैं हम देखने की कोशिश करेंगे। देखो बोल रहा है इफ इट 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल इंक्रीज बाय 50%। यहाँ से क्या मिल गया, r बराबर 5% दिया हुआ बेसिकली। चलो व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड ऑन 15 लाख आफ्टर 3 years। अब देखो 3 years का कंपाउंडिंग तुम्हें पता होना चाहिए। 3 year का क्या होता है, CI माइनस SI, जो 3 years का डिफरेंस बनता है 5% के लिए वो बनता है 0.7625%। नहीं तो ये पूरा वैल्यू भी याद रखो कि 3 साल का CI कितना बनेगा, जब 5% का कंपाउंडिंग रहेगा तो 3 साल का CI बनेगा, टोटल CI 5% के लिए 3 सालों का ये होता है 15.7625%। बस तो हमें कितना निकालना है, 15 लाख का। 15 लाख का निकालना है तुम्हें 15.7625%। बस क्विकली निकाल देते हैं। देखो 15% कितना होगा इसका, 2.25 लाख। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 15 × 15 होता है 225, तो 2.25 लाख मुझे यहां से मिल गया। अब देखो 1% होता है तुम्हारा 1.5 लाख, 1.5 लाख 1.5 लाख नहीं 15,000 तुम्हारा होता बेसिकली। यहां से 0.15 बोलो, ठीक है, मैं यहाँ लाख नहीं बोलूंगा, मैं यहाँ से सिर्फ 1% का वैल्यू, 15 अगर टोटल वैल्यू है तो 1% का वैल्यू 0.15 बनता है। अब देखो 1% तुम्हें नहीं चाहिए, 0.7625% चाहिए, इसका मतलब इसको 3/4 करना पड़ेगा। देखो ये 45/4 करोगे तो 0.11 के अराउंड का वैल्यू बनेगा, क्योंकि 45/4 करोगे तो 11.25 का वैल्यू बनता है। यहाँ से देखो 0.1125 जोड़ना पड़ेगा, ये देखो वैल्यू हो जाएगा 2.36 लाख के अराउंड। ठीक है, एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करना, 2.36 कौन दिया वो, ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, क्विकली कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। और इस वाले में कोई और तरीका मत लगाओ, सिर्फ परसेंटेज लगाओ, क्विकली निकल जाते हैं। ये परसेंटेज भी तुम्हें याद होना चाहिए। जो जो मैं याद करने वाला जो वैल्यू बताते जा रहा हूँ उसको हमेशा के लिए याद रखो, तभी काम आसानी से कर पाओगे, वरना समय लगेगा। मैं सारे क्वेश्चन में बताता चलूंगा कि कौन कौन वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, कौन कौन नंबर्स याद होने चाहिए। जैसे पिछले वाले सवाल में ये 10,648, ये सब देखते ही पता चल जाना चाहिए कि 11/10 का ये होल क्यूब बन जाएगा। 22 का क्यूब होता है ये, और 20 का क्यूब ये है, तो 11/10 का होल क्यूब बन जाएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगाना होता है। चलो आगे देखते हैं। देखो बोल रहा है इफ द अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर एट CI ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल इज 96,600 एंड 10,272, देन फाइंड द रेट परसेंट। अब देखो ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि अमाउंट क्या होता है, अमाउंट हर साल जो है रेट परसेंट से इंक्रीज होता है, R% से इंक्रीज होता है। तो बोल रहा है सेकंड ईयर का अमाउंट इतना है सेकंड ईयर के अंत में, और थर्ड ईयर के अंत में अमाउंट इतना हो चुका है। ये अमाउंट है, प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है, जिसमें हम अमाउंट कैसे बनता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट से। देखो ये देखो कितना ऐड हुआ है इसमें, तो बोलोगे 400 यहाँ 200, 672 का इंक्रीज हुआ है, और 1% का वैल्यू कितना है 96, तो 96 से हम डिवाइड करते हैं, हमें R का वैल्यू मिल जाएगा। देखो 96 और ये देखना कितना टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाओगे 450, 6 टाइम्स जाओगे नहीं बनेगा, 7 टाइम्स जाना पड़ेगा, तो 630 और 42, देखो 672 मिल रहा है, ये हो गया तुम्हारा 7, R का वैल्यू मिल गया 7%। ठीक है, आसान सा सवाल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलो ये देखें क्या बोल रहा है। A invested an amount of X rupees in a bank for 2 years, which give 5% interest in 1 year and 6% interest in year 2. The amount received is 24,486. What is the value of X? अब देखो ये कंपाउंड इंटरेस्ट की ही बात कर रहा होगा बेसिकली, मैं उम्मीद मान के चल रहा हूँ। तो X का वैल्यू पूछ रहा है तुम्हें, जब तुमने अमाउंट इन्वेस्ट किया X रुपये इन ए बैंक, 5% वो पहले साल देता है, दूसरे ईयर में वो 6% देता है। तो देखो बेसिकली क्या करना है, कोई वैल्यू है उसको 5% से प्लस पहले बढ़ाया, फिर 6% से वैल्यू बढ़ाया, तो बेसिकली वो कितना मिल गया 24,486 बन गया। बस सिंपल सी बात ये है। देख लेते हैं 5 और 6 का एग्जैक्ट जो सक्सेसिव परसेंटेज निकलेगा वो कितना परसेंट इंक्रीज मिलेगा। तो तुम बोलोगे 11 प्लस 5 × 6 30/100 करोगे 0.3 और मिलेगा, यानी 11.3% हमें किसी वैल्यू को बढ़ाना है और वो वैल्यू इतना हो जाना चाहिए। हम ऑप्शन पे चलते हैं, क्विकली निकल जाएगा। देखो अगर 23,000 में 10% भी बढ़ाओगे तो 2300 का इंक्रीज होगा, और ये 25,000 से प्लस वैल्यू चला जाएगा, तो ये वैल्यू हो गया तुम्हारा गलत। फिर देखो 22,500 को चेक करते हैं, 10% बढ़ाओगे इसमें तो कितना मिलेगा 2250 मिलेगा, और 22,500 में अगर 2200 जोड़ोगे तो 4450, यानी 24,500 का वैल्यू, 450 का वैल्यू मुझे दिख रहा है, 24,450 का वैल्यू। इसको ऐड करो देखो बढ़िया से, तो 10% ही ऐड करेंगे तो 24,000, देखो मैं क्विकली
पूरा लिख देता हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। देखो 22,500 का ये वैल्यू है और 2250 में अगर और ऐड करोगे तो ये वैल्यू बन जाएगा 24,750 का, और ये वैल्यू सिर्फ 24,486 का है, मतलब ये वैल्यू ज्यादा हो रहा है, ये वैल्यू भी गलत हो गया तुम्हारा। 22,000 पे चेक करते हैं। 22,000 का अगर 10% निकालोगे तो 2200, यानी ये वैल्यू हो चुका है 24,200 के बराबर, 24,200 के बराबर, और 1% और इसमें ऐड करोगे 220 और ऐड करना पड़ेगा तो 24,420, और 0.3% और है तो 66 और ऐड करेंगे तो देखना ये 24,486 बन रहा है, यानी हमारा वैल्यू हो गया ये ऑप्शन 3। ये हो गया इसको करने का पहला तरीका, और सबसे आई थिंक बेस्ट तरीका भी यही है, वरना फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, मैं फ्रैक्शन से भी दिखाता हूँ करके। इसमें रेशियो नहीं लगाएंगे, टाइम ज्यादा लगेगा लिखने में और समय बर्बाद होगा। हम इसमें फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, देखते हैं फ्रैक्शन से कैसे होगा। देखो माना कि कोई प्रिंसिपल पी है, उसको 5% से बढ़ाओगे, इसका मतलब उसको 21/20 से मल्टीप्लाई करोगे। 6% से बढ़ाओगे, इसका मतलब उसको 53/50 से मल्टीप्लाई करोगे, और ये वैल्यू देखना कितना हो जाएगा 24,486 के बराबर। कैलकुलेट करते हैं क्विकली। देखो मैं 7 से डिवाइड करूंगा, 3 टाइम्स जाएगा, 7 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 टाइम्स जाएगा, 3 और 4 बनेगा, 4 टाइम्स जाना पड़ेगा, 6 8 बनेगा, 9 टाइम्स जाना पड़ेगा, 5 6 बनेगा, 8 टाइम्स जाना पड़ेगा। अब देखो 3 से डिवाइड होगा क्या, 4 9 4 13 और 8 21, 3 से डिविजिबल हो रहा है तो मैं 3 से भी डिवाइड कर लेता हूँ। 11 टाइम्स जाऊंगा, 1 9 बचेगा, 6 टाइम जाएंगे, 6 टाइम फिर से जाना पड़ेगा। 53 से देखो ये डिविजिबल होना चाहिए, रिजल्ट दिया है तो होना ही पड़ेगा इसको। 2 टाइम्स जाऊंगा, 106 बनेगा, 106 फिर से बनेगा तो 2 टाइम्स और जाना पड़ेगा, ये 22 हो गया। यानी पी का वैल्यू देखना कितना हो गया 1000 और 22 यानी 22,000। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हो और नहीं तो मैंने सक्सेसिव से भी करके परसेंटेज मैंने दिखाया। और फिर अगर फ्रैक्शन रेशियो जाओगे तो थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाएगा। वैसे रेशियो होता कैसा है मैं वो भी दिखा देता हूँ। देखो तो रेशियो में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें लिखना पड़ेगा ये अगर 20 है तो ये 21 हो गया है, ये अगर मेरा प्रिंसिपल है और इधर अमाउंट है, और फिर अगर ये 50 था तो ये 53 हो गया है, और क्या है और कुछ नहीं। फिर ये वैल्यू तुम्हें लिखना पड़ेगा कि 21 इंटू 53 है और यही करस्पॉन्ड कर रहा है 24,486। फिर यहाँ से कुछ मल्टीप्लाई निकालोगे, एक का वैल्यू कुछ निकल जाएगा और यहाँ से 1000 में मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ज्यादा मुश्किल ये भी नहीं है, हो जाएगा यहाँ भी, बट बेसिकली ये इसमें फ्रैक्शन ही लिखोगे तो क्विकली आसानी से लिख पाओगे। ठीक है, समय कम बर्बाद होगा उसमें। चलो आगे देखते हैं। देखो बोल रहा है द अमाउंट रिसीव्ड एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर इज 10,648। अभी देखो ये वैल्यू फिर से मैंने बोला था कि ये 22 का क्यूब होता है, और जैसे ही तुम्हें 3 ईयर का दिखेगा मतलब तुम समझ जाओ कि 11/10 का ये होल क्यूब बनने वाला है। अब देखो रेट भी यहाँ दिया हुआ है 10%। क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है, बेसिकली क्या हो जाएगा दिखाता हूँ। देखो 10,648 अगर कोई वैल्यू बन गया है तो ये इसको पहले तो हम कर सकते हैं कि परसेंटेज से हम पहले देखेंगे। पहला हम ज्यादातर चीजों को पहले परसेंटेज से ही देखेंगे। 10% का रेट है, 3 साल में 33.1% का इंक्रीज होने वाला है, और ये वैल्यू हो गया 10,648 का। तो पहले हम ऑप्शन से जाएंगे। देखो 8,000 को बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली यही तो वैल्यू है, ये मिल ही जाएगा तुम्हें। मैं अदर वैल्यूज को चेक करके कैंसिल आउट कर देता हूँ। देखो 9,000 के अगर 33% बढ़ाओगे तो कितना मिलेगा, 30% की बात करते हैं 2700 मिलेगा। 2700 इसमें जोड़ोगे तो 11,700, ये वैल्यू हो गया गलत। 8500 में जोड़ते हैं इसका 30% तो ये बनेगा देखना 2400 और 150 और 2550। 2550 इसमें ऐड करोगे तो देखना कितना बन जाएगा 10,550। 10,550 अभी हो चुका है और उसमें 3% और हमें ऐड करना है जो कि 240 से ऊपर हो जाएगा। देखना ये 10,700 से ऊपर वैल्यू बन रहा है, ये भी वैल्यू हो गया गलत क्योंकि हमारे पास 10,648 ही वैल्यू है, ये वैल्यू हो गया गलत। और ये देखो बहुत ही छोटा वैल्यू है, इसमें 30% ऐड भी करोगे तो 2297 के आसपास ही पहुंचोगे, ये वैल्यू भी तुम्हारा हो गया गलत। तो हमारा वैल्यू कितना हो गया 8,000। ये हो गया पहला तरीका इसको करने का। दूसरा तरीका हम फ्रैक्शन से भी चल सकते हैं, मैं वो भी दिखाता हूँ। देखो फ्रैक्शन से कैसे करेंगे, देखना 10% का रेट है तो 11/10 से बेसिकली मल्टीप्लाई करना है। मैं मान लेता हूँ प्रिंसिपल हमारा कुछ रहा होगा, उसको 11/10 किया, 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10 करना पड़ेगा बेसिकली। तो अब देखना ये क्यूब बन रहा है 11 का, और ये हो क्या 10,648। देखो ये मैंने बोला था कि ये याद होना चाहिए 10,648 क्या होता है बेसिकली। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा 22 का क्यूब, 22 का क्यूब, 22 का क्यूब। अब देखना 11 से 11 का क्यूब पूरा बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 8 बच जाएगा, क्योंकि 22 का मतलब क्या होता है 11 इंटू 2, तो हर बार 2 2 2 बच जाएगा और 11 11 11 तीनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखना प्रिंसिपल यहाँ से क्या बोल दोगे डायरेक्ट 1000 यहाँ और 8 से मल्टीप्लाई करोगे 8000।
ये हो गया इसको करने का दूसरा तरीका। आई थिंक ये भी बहुत अच्छा है, फ्रैक्शन से भी कर सकते हो क्विकली। बस ये वैल्यू याद होना चाहिए, 10 से 648 क्या होता है, 22 का क्यूब होता है। बस क्विकली कर लो। चलो आगे देखते हैं। बट ये ध्यान में रखना, हमेशा परसेंटेज वाला हमेशा पकड़ बनाने की कोशिश करना, परसेंटेज के टर्म्स में हमेशा सोचना, तभी ज्यादा क्लियरिटी रहेगा पूरे चैप्टर में। देखो अगला क्या बोल रहा है। अब देखो ये इंग्लिश है और हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, तो मैं हिंदी करता हूं सवालों का ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना रहे। देखो बोल रहा है सम अमाउंट्स टू 8028 इन 3 years एंड 12042 इन 6 years एट ए सर्टेन रेट % per annum when the interest is compounded yearly the sum is। देखो बोल क्या रहा है कि एक सम है जो कि 8028 हो चुका है, बेसिकली ये अमाउंट लिखा हुआ है। 3 साल के बाद कोई अगर सम था, कोई 100 रुपया था मान लिए, तो वो 3 सालों के बाद 8028 हो चुका है, और वही सम, वही 100 रुपया 6 सालों के बाद 12042 हो चुका है। तो तुम्हें बस रेट फाइंड आउट करना है कि रेट % क्या है, कुछ रेट % पे, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें वो सम बतलाना है, वो प्रिंसिपल हमें बतलाना है। अगर ये इंटरेस्ट जो है कंपाउंडेड ईयरली है, मतलब ईयरली कंपाउंडिंग हो रहा है, तो तुम्हें बस सम बतलाना है। ठीक है, तो बेसिकली मैं एक छोटा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो मैं दिखाना चाहता हूँ। तो देखो 10% की ही हम बात कर लेते हैं, जो हमें पता है कि 10% को जब हम 4 बार ले जाते हैं तो देखना टोटल ओवरऑल वैल्यू कितना बनता है। देखना ये 10% को जब हम 4 बार ले जाते हैं तो 46.41% ओवरऑल बनता है। लेकिन 2 बार जब हम 10% को ले जाते हैं तो देखना क्या बनता है, ये बनता है 21%। और इन दोनों का भी 2 बार का मतलब क्या होता है, 21%। तो हम देख सकते हैं कि हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट में भी अगर हम इन 2 सालों की सिर्फ बात करें, तो चाहे हम आगे कितना भी ले लें, मतलब अगर हम 2 साल इसको और बढ़ा दें, अगर 10% और 10% से, ये देखना ये फर्स्ट और सेकंड ईयर था, ये सेकंड और ये थर्ड ईयर था, ये फोर्थ और ये फिफ्थ ईयर था, तो यहां भी देखना 21% से ही वैल्यू बढ़ेगा। मतलब हर किसी एक सर्टेन फ्रेम, अगर 2 साल की मैं बात करूं, हर सर्टेन 2 साल की बात करूं, तो वहां हमेशा वैल्यू 21% से ही इंक्रीज करेगा। यहां भी देखो 2 साल में 21% से ही इंक्रीज करेगा, 21% से यहां भी इंक्रीज करेगा जब ये चौथा और छठा साल है, चौथा, पांचवा और छठा साल है। अगर यही 99 और 100 साल का भी मैं लूँ ना, सिर्फ 2 सालों का, तो वहां भी वैल्यू 21% से ही इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो एक सर्टेन टाइम फ्रेम के लिए वैल्यू जो है हमेशा वो सिमिलर तरीके से ही इंक्रीज करता है, सेम परसेंटेज से इंक्रीज करता है। यहां से हम बोल सकते हैं। तो यहां देखो इसी कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे कि जो टाइम फ्रेम अगर सेम है तो वैल्यू जो है हमेशा उतना ही % से इंक्रीज करेगा। परसेंटेज सेम रहेगा, वैल्यू अलग अलग हो सकता है, किसी में 4000 से बढ़ गया, किसी में 6000 से बढ़ जाएगा उस टाइम फ्रेम में, लेकिन परसेंटेज अगर देखोगे तो यहां भी अगर 21% का इंक्रीज है तो यहां भी 21% का ही इंक्रीज रहा होगा। ठीक है, तो इसी चीज का हम देखो इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ देखना एक बार मैं समझाता हूँ बढ़िया से, आगे बार बार इतना नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ 3 साल है, 3 ईयर में देखो ये सम ग्रोथ होकर के क्या हो गया, 8028 हो गया। अब यहाँ देखना 3 ईयर का एक और ड्यूरेशन दिया हुआ है, और यहाँ ये वैल्यू कितना हो गया, 12042 हो गया। तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर इन 3 सालों में इसका ग्रोथ अगर x% का रहा है, तो यहाँ भी x% का ही ग्रोथ रहा होगा। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ। तो देखो हम यहाँ से इस परसेंटेज का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। हम देख लेंगे कि यहाँ से इतना कितना इंक्रीज हुआ है। तो देखो ध्यान से अगर वैल्यू को देखोगे तो ये इसका इन दोनों के बीच का जब डिफरेंस निकालोगे तो वो कितना मिलेगा, 4014 का डिफरेंस मिलेगा। और 4014 को ही हम इंक्रीज बोलेंगे कितने के ऊपर, 8028 के ऊपर, जिसको हम बोलेंगे 1/2, यानी 50% का इंक्रीज मुझे दिख रहा है कि इन 3 सालों में हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर 50% का इंक्रीज यहाँ है, मतलब यहाँ भी 50% का ही इंक्रीज होगा। तो जो पी रहा होगा तुम्हारा 50% इंक्रीज का क्या मतलब होता है, हम प्रिंसिपल को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी प्रिंसिपल को 3/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू 8028 हुआ है। बस यहां से मेरा प्रिंसिपल निकल के आएगा। तो इसे डिवाइड करो, 26 टाइम्स जाओगे 2 बनेगा, 7 टाइम्स जाओगे 18 बनेगा, 6 टाइम्स से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 5200, और 76 इंटू 2 होता है 152, यानी 5352 तुम्हारा वैल्यू बन गया। ये हो गया प्रिंसिपल। अब देखो ये बार बार इतना सोचना नहीं पड़ेगा तुम्हें। अब से जैसे ही ये वैल्यू मिलता है तो या तो तुम डायरेक्ट देख लो कि ये फ्रैक्शन क्या रहा है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, और दूसरा परसेंटेज देख सकते हो। मैं यहां से क्विकली दिखाने की कोशिश करता हूं बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूं। देखो अब हर बार इतना सोचना थोड़ी है कि 3 साल हो गया तो 100% होगा, उतना मत सोचो। ठीक है, यहां देखेंगे कि ये वैल्यू देखना कितना हो गया, या तो फ्रैक्शन निकाल लो। ठीक है, 12042 बाई 828। अब देखना या तो
फ्रैक्शन निकाल सकते हो डिवाइड करके, वरना मुझे अगर ये दिख रहा है वैल्यू कि 4014 जोड़ा हुआ है इसमें, इसको मैं सीधे 2 बोलूंगा और ये 3 बोलूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर इन 3 सालों में फ्रैक्शन 3/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब शुरुआत में भी जो प्रिंसिपल का 3/2 से ही मल्टीप्लाई होकर के 8028 पहुंचा है। ये हो गया इसको करने का पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हम बोल सकते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ से परसेंटेज लिखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस निकाल करके इसके ऊपर का परसेंटेज हम याद करेंगे। यहाँ डिफरेंस निकालोगे तो क्या बोलोगे कि ये देखना 4014 आया, कितने के ऊपर, 8028 के ऊपर इंक्रीज हुआ है 4014 का। तो देख लेंगे कि 3 सालों में जो एग्जैक्ट ओवरऑल परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ है। तो मान लीजिए यहाँ से अभी तो 50% आया, तो हम पी का बोले कि 3/2 किया और ये 8028 हो गया। कल को ये वैल्यू हो सकता है 3 सालों में 40% का इंक्रीज तुम्हें दिखे, तो क्या करोगे, पी का बोलोगे कि 2/5 का वैल्यू 7/5 का वैल्यू, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है, 7/5 का वैल्यू 8028 था, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे करके निकल जाएगा, आसान से निकल जाएगा। और भी सवाल है, मैं दिखाऊंगा आगे भी। चलो आगे देखते हैं। को हमारा 10th नंबर का सवाल आ रहा है। इसको बोल रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम 1/2 ईयर्स है, मतलब 2.5 ईयर्स इसको हम बोलते हैं। रेट है 10% इंटरेस्ट है कंपाउंडेड ईयरली, इतना है तुम्हारा CI 1623। देखो बेसिकली बात क्या बोल रहा है कि एक सम था, उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट 2.5 सालों में 10% के रेट से तुम्हारा 1623 उसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है, अमाउंट नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, ये CI दिया हुआ है। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं। 2.5 साल की बात कर रहा है, 10% इंटरेस्ट है, कंपाउंडेड ईयरली है, तो क्या होगा, पहले साल के लिए 10% जाएगा, दूसरे साल के लिए 10% जाएगा, और देखना ये 0.5 ईयर्स है, 1/2 ईयर्स है, तो 1/2 से रेट को ही मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 5%। बेसिकली 10 और 5% जब कोई किसी वैल्यू को बढ़ाया गया तो वो 1623 मुझे मिला, मतलब इतना का इंक्रीज हुआ है। देखो ये परसेंटेज, अब देखो ये भी वैल्यू मैं बोलूंगा कि याद कर लो, 10 और 5 को डायरेक्ट बढ़ाते हैं तो ये होता है 27.05%। ये सब वैल्यूज मुझे याद रहता है, तभी मैं सवालों को क्विकली बना पाता हूँ। ये सब इंपॉर्टेंट है, जो जो मैं वैल्यूज याद करने के लिए बोल रहा हूँ, याद करने की कोशिश करना, कॉपी में नोट डाउन करना, याद करना। देखो 27.05% का इंक्रीज है, तो 27.05 का वैल्यू बेसिकली 1623 है। मैं यहाँ से देख लेता हूँ ऑप्शन में कौन सा वैल्यू मुझे दे रहा है, 27% बढ़ाने पे 1623 का वैल्यू मुझे कौन दे रहा है। 5000 के पास जाऊंगा, 27% का इंक्रीज करो, 27% का वैल्यू कितना मिलेगा, 1350, क्योंकि 27 × 5 होता है 135। ये तो 1350 ही मिल रहा है, हमें चाहिए था 1623, गलत हो गया। 6000 के पास जाऊंगा, 27 चक होता है 162 के बराबर, क्योंकि 120 और 42 162, यानी 1620 मुझे ये दे रहा है। और कुछ और परसेंटेज बढ़ाऊंगा तो 23 में पहुंच जाऊंगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन और भी ऑप्शंस को पहले इलिमिनेट कर लेते हैं। इसका 27% निकालोगे तो क्या मिलेगा, देखो अभी मल्टीप्लाई करा था 6000 और 500 में, इसको ब्रेक करेंगे तो 1620 तो तुम्हें ये दे देगा 27% का वैल्यू। अब 500 का जब 27% निकालोगे तो 135 और मिल जाएगा, यानी ये वैल्यू देखना कितना हो गया, 1755 के बराबर। ये वैल्यू भी गलत हो गया। 7200 बहुत बड़ा वैल्यू मिल जाएगा, ये भी गलत हो गया। हमारा आंसर कितना हो गया, 6000। ये इसको करने का पहला तरीका हो गया। चलो दूसरे तरीके की बात करते हैं। दूसरे तरीके से भी हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है। देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरीके से ऐसे हम लिखेंगे। एक तो हो गया पहला तरीका, हमने परसेंटेज से करा। अब दूसरे तरीके में हम क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने माना कि कोई प्रिंसिपल है, उसमें देखो 10 और 5% बढ़ाओगे, ये तो क्लियर है, ये तो हमेशा सेम ही रहेगा। तो 10% के लिए 11/10 होता है, और फिर से 11/10 करोगे और 21/10 करोगे, और माइनस पी करोगे बेसिकली, तो ये वैल्यू कितना बनेगा, 1623 बनेगा। तो इस केस में फ्रैक्शन ना ही लेकर के हम रेशियो से चल लेते हैं, वो आई थिंक ज्यादा अच्छा लगेगा लिखने में, माइनस करने में उतना ठीक नहीं मिल रहा है, तो हम उसको इस बार रेशियो से ही कर लेते हैं। तो देखो रेशियो में कैसे करोगे, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, उससे भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है उससे नहीं हो पाता, मैं लास्ट में कर दूंगा, लेकिन इसमें बेहतर है कि हम रेशियो से ही चल लें। यहाँ बोलोगे 10, यहाँ हो जाएगा 11, फिर यहाँ बोलोगे 10, यहाँ हो जाएगा 11, और 5% के लिए इसको बोलोगे 20, और ये हो जाएगा 21। देखना मल्टीप्लाई कर दो, 20 10 2000, ये बन रहा है, ये देखना कितना बन रहा है, 11 121 इंटू 21 करना है। देखो ये कितना हो जाएगा, 20 टाइम जाओगे तो 2400 20 बन रहा है ये, और 121 इसमें और ऐड करोगे तो 145 2541। अब देखो यहाँ से इंटरेस्ट क्या बोलोगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ये हम अमाउंट लिख रहे हैं यहाँ पे, और ये मैं प्रिंसिपल मान के चल रहा हूँ। ठीक है, ये आई थिंक तुमने करा होगा, रेशियो मेथड से तुम लोग करते हो, मुझे ये पक्का यकीन है। तो देखो यहाँ से क्या बोलोगे, CI कितना मिल रहा है, यहाँ से CI बोलोगे 541 मिल रहा है, और यही इसी वैल्यू का तुम्हें वैल्यू क्या दे रखा है, 1623 के बराबर दे रखा है।
क्या बोलोगे, करस्पॉन्ड कराओगे, 3 टाइम्स मिल रहा है मुझे 1500 और 123 और मिल रहा है 41 इंटू 3 टाइम्स हो गया। तो हमारा वैल्यू जो रहा होगा प्रिंसिपल वो भी कितना रहा होगा, इंटू 3 टाइम्स, यानी 6000 के बराबर रहा होगा। ये इसको करने का दूसरा तरीका हो गया। उससे भी हो जाता, उसमें भी कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, मैं वो भी करके दिखा देता हूँ, जो मैं फ्रैक्शन की बात कर रहा था। देखो सारे एस्पेक्ट्स पता होना चाहिए, कभी फ्रैक्शन अच्छा लगता है करने में, कभी रेशियो से आसान पड़ेगा तुम्हें, परसेंटेज तो हमेशा ही काम आएगा। 99% केसेस में परसेंटेज काम आते हैं, तो परसेंटेज तो हमेशा यूनिवर्सल, इसको रखो, और बाकी चीजों को जहां जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे करेंगे। देखो वैसे भी हो जाएगा, प्रिंसिपल को अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 11/10 से, 11/10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटू 21/10 करेंगे और माइनस पी करेंगे, तो ये वैल्यू 1623 मिलेगा। पी को मैं कॉमन ले रहा हूँ और यहाँ से ये देखना वैल्यू बन जाएगा 121 इंटू 21 करना पड़ेगा, वही वैल्यू बन के आएगा 2500। कितना था, 121 इंटू 21 करना है, तो ये देखना वैल्यू कितना बनेगा, 2420 बनेगा, और 121 था, यहाँ से 2541 दिख रहा है। 2541 माइनस करना पड़ेगा, ये देखो कितना हो रहा है 2000, नीचे में आएगा 2000 माइनस करना पड़ेगा, और ये वैल्यू 1623 के बराबर निकल के आएगा। यहाँ से फिर से देखना 541/2000 पी, और ये वैल्यू रहेगा 1623 के बराबर। यहाँ से कैंसिल आउट करोगे 3 टाइम्स, पी का वैल्यू यहाँ से भी 6000 मिल जाएगा। तो सिमिलर सी चीजें, कोई अंतर नहीं है इसको। तो आई थिंक ये इसको करने का दूसरा तीसरा तरीका हो गया, और इतना तरीका काफी है आई थिंक, और इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है कि ज्यादा हम और डीप जाए। चलो आगे देखते हैं।